अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। काइंडली जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त क्लास में आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, काइंडली अपना सिटी नेम लिखकर चैट में मैसेज कर दीजिए। ओके, थैंक यू। ओके जी, ऑल द स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं क्लास में। चलिए जी, कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 2 मिनट के लिए, बस 1 डेढ़ मिनट में उनको वेट करते हैं थोड़ा सा, ताकि स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। बच्चे मुझे जरा मैसेज में जिन्होंने लास्ट क्लास ली थी, जिनकी आज ये सेकंड क्लास है, मुझे काइंडली जरा रिमाइंड करवाइए कि लास्ट क्लास में हमने नाउन का जो टॉपिक है वो कहाँ तक कंप्लीट किया था। मुझे चैट में जरा बताइए कि लास्ट में कहाँ तक पहुंचे थे, नाउन कहाँ तक पढ़ लिया था। सर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ओके जी। अच्छा जी, कलेक्टिव नाउन हमने स्टार्ट करना है। अच्छा जी, ओके जी। बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास न्यू हैं, जिन्होंने कुछ किसी की कुछ की जो है लास्ट क्लास वो मिस हो गई थी। सो हम पीछे से थोड़ा सा, हार्डली 10-15 मिनट लगेंगे। पीछे से हम एक दो टॉपिक्स जो रह गए थे वहां से बिल्कुल नाउन जीरो से स्टार्ट करते हैं। हम नाउन को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जिनकी लास्ट क्लास मिस हो गई थी, वो भी साथ कंटिन्यू कर सकें। चलें जी, मुझे काइंडली बच्चे आप ओके का मैसेज सेंड कर दीजिए, सारे ओके सेंड कर दें चैट में, ताकि मुझे पता हो कि सब अवेलेबल है, सब साथ हैं। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट क्लास जिन्होंने ली थी, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन लिया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में हमने डिस्कस किया था, और हमने क्या कहते हैं, नाउन जो अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है उसको स्टार्ट किया हुआ। सबसे पहले बच्चे, नाउन को मैं थोड़ा सा अगेन डिफाइन करता चलूं कि नाउन फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, ये फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। बच्चे, नाउन को हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। नाउन नाउन इज सिंपली अ नेमिंग वर्ड। आप में से पुत्र ये परेशान नहीं होना, इस वक्त आवाज आ रही होगी स्कार की। स्कार इस वक्त बोलता है, कुत्ता है मेरा स्कार, वो बोलता है। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे होंगे शायद आप लोग। अगर तो बेरेबल है इसकी आवाज तो मुझे बता दें, अगर नहीं है, अगर आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है स्कार की वजह से, तो मुझे बताएं, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। जी, आवाज सही आ रही है सबको, कोई इशू तो नहीं है? बताएं जल्दी से, पे चलें स्टार्ट करें आगे। ओके जी, चलें जी, थैंक यू सो मच जी। स्टार्ट करते हैं जी। नाउन को हम डिफाइन कर रहे हैं जी। नाउन इज सिंपली अ नेमिंग वर्ड। याद करें, जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच लिया था, तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमने देखा था कि तमाम के तमाम वर्ड्स को इंग्लिश लैंग्वेज में डिवाइड कर दिया गया था 8 से 9 हिस्सों में। 8 से 9 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। तो बच्चे, नाउन को ग्रामेरियंस ने कहा था इंग्लिश लैंग्वेज में तमाम वो वर्ड्स जो चीजों को नाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउन नाउन इज सिंपली अ नेमिंग वर्ड। जिस तरह के नाम से जाहिर है, नाउन तमाम वो अल्फाज है जो चीजों को ख्यालात को नाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब नेमिंग वर्ड, भाई हम नाम किस किस चीज को हम नाम देते हैं? भाई नाम हम पर्सन्स को देते हैं, पर्सन्स को नाम दिया जाता है। थिंग्स यानी कि चीजों को नाम दिया जाता है। प्लेसेस यानी कि जगहों को नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ बच्चे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमोशंस इमोशंस को भी नाम दिया जाता है। फीलिंग्स को फीलिंग्स को भी नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ बच्चे, स्टेट्स को भी नाम दिया जाता है। तो नाम हम बहुत सारी चीजों को देते हैं। नाम हम बहुत सारी चीजों को देते हैं। वो पर्सन भी हो सकता है,
चीज भी हो सकती है, जगह भी हो सकती है, कोई इंसान की इमोशन, कोई फीलिंग या कोई हालत, स्टेट भी हो सकता है। चलें जी, तो ये तो थी बच्चे नाउन की छोटी सी रिकॉल, हमने कर लिया। अच्छा जी, जिन बच्चों को, जो बच्चे तो इस वक्त बैठ के सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज क्वाइट डिसरिस्पेक्टफुल। ये साबितुल्लाह साहब, आप क्लास से जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, आप क्लास छोड़ के चले जाए, ठीक है। मैंने आपसे एक तो पहली बात है, ये आपको जो फ्री लेक्चर्स हैं स्टार्ट में दिए जा रहे हैं। मैंने कहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये जो क्या कहते हैं, जो मिस कर दी क्लास, ये वो भी क्लास ले रहे हैं। चलें जी, जब मैं कहूं सिर्फ तभी मैसेज किया करें, मैसेज और कोई ना किया करें चैट में। जब मैं पूछूं कोई, सिर्फ आपको मैंने कहा है कि कोई टेक्निकल इशू हो, आवाज नहीं आ रही सर, वीडियो नहीं आ रही सर, नजर नहीं आ रहा, इस तरह का कोई मसला मसाइल हो तो बच्चे आपने मैसेज करना है, वरना जब मैं कहूं सिर्फ उस चीज का आंसर करना है। चलिए जी, आगे चलते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, प्रॉपर नाउन था। ये कुछ आपके सामने मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, जरा इनको गौर से देखिए। एक तरफ मैंने कहा बच्चे बॉय, एक तरफ फॉर एग्जांपल मैं अख्तर कर लो, अली कर लो। एक तरफ मैं कहूं बच्चे डे, एक तरफ कहूं मैं बच्चे फ्राइडे। एक तरफ बच्चे मैं आपसे कहता हूं मंथ, एक तरफ मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल अक्टूबर कर लेते हैं। तो बच्चे दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नाउन। ये मैंने प्रॉपर या कॉमन का तो अभी लफ्ज ही मुंह से नहीं निकाला, ये नाउन की एग्जांपल्स हैं। लेकिन जरा गौर से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आई विल मीट द बॉय, मैं उस लड़के से मिलूंगा, भाई हमें नहीं पता सर किसकी बात कर रहे हैं आप। जब बॉय कहा तो वी आर नॉट क्लियर, वी आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट दैट व्हाट और whom वेरी दिस बॉय इज, कि ये बॉय है कौन है, भाई हमें नहीं पता चला। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आई विल मीट अली, मैं अली से मिलूंगा, तो बच्चे अब सबको क्लियर है कि जी सर अली की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह मैं आपसे कहूं कि वी विल मीट ऑन द डे, भाई हम डे को मिलेंगे, भाई कौन सा दिन, किस दिन की बात हो रही है सर, हमें नहीं पता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वी विल मीट ऑन फ्राइडे, तो अब सबको क्लियर हो गया कि सर फ्राइडे की बात हो रही है, कौन सा दिन, फ्राइडे, कौन सा बॉय, अली। इसी तरह मैं आपसे कहूं कि मंथ, भाई मंथ कौन सा, 12 महीने होते हैं, 12 में से कौन सा, भाई अक्टूबर की बात हो रही है। क्लियर होगी बात। अब जरा गौर से देखें, ये तीनों की छह एग्जांपल्स हैं, ये छह की छह एग्जांपल्स हैं तो नाउन की। बट बच्चे एक तरफ ये जो बॉय वाली साइड है, लेफ्ट साइड, ये सारी की सारी बच्चे कॉमन नाउन की एग्जांपल्स हैं। ठीक हो गया। एज फार एज प्रॉपर नाउन इज कंसर्न, तो प्रॉपर नाउन तमाम वो नाउन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक इन देयर नेचर, यानी कि जो मखसूस नाम को, मखसूस चीज को जाहिर करें। आसान अल्फाज में क्या कह रहा हूं, आसान अल्फाज में वो किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करे। जरा गौर से देखें, ये तीनों जो, ये जो राइट साइड वाली लाइन है, कॉलम है, ये चीजों को क्या कर रहा है, नाउन को बच्चे स्पेसिफाई कर रहा है। समझ आ रही बात। तो अब आते हैं बच्चे अपने जनरल कुछ रूल्स की तरफ, जो जनरल मिस्टेक्स वगैरह होती हैं। इधर देखिए बच्चे, सबसे पहला रूल क्या है कि प्रॉपर नाउन का हमेशा क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सेकंड रूल क्या है बच्चे, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, यानी कि प्रॉपर नाउन्स के साथ हम एस, ई एस या आई ई एस कभी भी नहीं लगाते। अच्छा जी, इसके साथ तीसरा रूल यह है कि कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ना ए, ना एन, ना दा। अच्छा जी, लेकिन एक्सेप्शन क्या है बच्चे, एक्सेप्शन ये है कि द के साथ प्रॉपर नाउन अब तब लगाएंगे जब भी, वेन एवर वी नीड टू सिंबलाइज आर प्रॉपर नाउन, जब भी हमने अपने प्रॉपर नाउन को सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करना हो, कंपैरिजन के तौर पर इस्तेमाल करना हो। एग्जाम्पल्स देखिए बच्चे, शहबाज शरीफ क्या है, ऑब्वियसली एक प्रॉपर नाउन है, तो देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल, शहबाज शरीफ नहीं होगा, इसकी प्लूरल फॉर्म कभी सुनी है, शहबाज शरीफ, नहीं सुना। शहबाज शरीफ वांट्स टू मेक लाहौर, भाई लाहौर अगेन क्या है, एक प्रॉपर नाउन है।
मुझे जल्दी से जरा लिख के बताएं, चैट में जरा लिख के बताएं, लाहौर का कॉमन नाउन क्या बनेगा? जल्दी से जरा चैट में आंसर करें। आज नाउन हमने कंप्लीट करना है बच्चे, नाउन आज कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी से। शाबाश। राविया, शेरोज, बख्तावर, समारा, शाबाश। साद, राबिया, शाबाश। आगे पुत्र, ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, बताओ जल्दी से, सारे रिस्पॉन्ड किया करो। समरीन, शाबाश। अली, मुबशर, आयशा, बिलावल, अबरार। चले जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। इधर देखें जरा गौर से, लाहौर भी प्रॉपर नाउन है। पेरिस, पाकिस्तान, पाकिस्तान का भी पी पड़ा है, पाकिस्तान से नहीं सुना हमने क्योंकि प्लूरल फॉर्म नहीं होती। खैर, जरा गौर से देखें, हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भी प्रॉपर नाउन से पहले दा हम कब यूज करते हैं। शबाज शरीफ वांट्स टू मेक लाहौर, वो लाहौर को जनाब बनाना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं, किसमें? द पेरिस ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह फ्रांस में पेरिस है, इसी तरह वो पाकिस्तान, लाहौर को जो पाकिस्तान का क्या बनाना चाहते हैं जनाब? पेरिस बनाना चाहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर पेरिस को सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। पेरिस को क्या किया जा रहा है? तशबीह दी जा रही है लाहौर से, इसलिए लाहौर पेरिस के साथ हमने क्या लगाया? दा लगाया, बिकॉज यहाँ पे पेरिस को सिंबल की तरह इस्तेमाल किया गया है। अरिजीत सिंह, नेक्स्ट एग्जांपल। अरिजीत सिंह इज द आतिफ असलम। अगेन यहाँ पर आतिफ असलम को तशबीह दी जा रही किससे? अरिजीत सिंह से। तो अरिजीत सिंह इज द आतिफ असलम ऑफ इंडिया। इमरान खान इज द कायदे आजम फॉर मैनी पीपल। यहाँ पर भी बच्चे कायदे आजम को क्या किया जा रहा है? तशबीह दी जा रही किससे? इमरान खान से। तो कायदे आजम से पहले भी हमने क्या लगा दिया? आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, जो कि दा है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला बच्चे प्रॉपर नाउन का यूज ये था हमारा सबसे पहला रूल कि द हम कोई भी कंट्री हो, कोई भी सिटी हो, इसके साथ नहीं लगाते। बट एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शंस बच्चे ये है कि जब भी कंट्री या सिटी नेम एब्रीविएटेड फॉर्म में हो, आइलैंड का लफ्ज उसके अंदर आता हो, रिपब्लिक का लफ्ज आता हो, या किंगडम का लफ्ज आता हो, तो इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। अब एब्रीविएशंस क्या होती हैं? एब्रीविएशन किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कहूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये इतना लंबा चौड़ा नाम है, इसकी शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन क्या है? यूएसए, या इसको हम यूएसबी कहा कहते हैं सिर्फ। बहरहाल, तो इधर देखिए जरा एग्जांपल। द पाकिस्तान इज नोन एज द लैंड ऑफ द प्योर। अब पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ये सेंटेंस हो गया गलत। बट द यूएस हैज वार्नड ईरान फॉर फर्दर एस्केलेशन। एस्केलेशन मतलब होता है बच्चे जंग को बढ़ाना, किसी भी बुरी सूरत हाल को, जो कंडीशन पहले ही खराब हो, उसको मजीद बढ़ावा देना। खैर, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स हमारे पास एब्रीविएशन फॉर्म में है, तो द हमने लगाया। अच्छा, ए और एन तो कभी भी नहीं आएगा, ना ए ना एन, यानी कि इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स होते हैं वो तो कभी भी नहीं आते हैं, ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, ही चोज द किंगडम ऑफ बहरेन। अगेन देखो, इस पूरे के पूरे एक नाम में बहरेन के साथ क्या आ गया? किंगडम। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ कुवैत, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी हमने क्या लगाया? दा लगाया, तो ये सेंटेंस भी ठीक है। नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। अगेन बच्चे, कुछ नाउन्स होते हैं जो कि गिने जा सकते हैं, सिंपल सी बात है, दैट कैन बी काउंटेड। और अनकाउंटेबल नाउन्स जो गिने नहीं जा सकते, जो गिने नहीं जा सकते, वो तोले जाते हैं। साफ सी बात है जी। जरा गौर से देखिए, ये एग्जांपल्स भी आपके सामने लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल, पेन है, बुक है, कार है, डॉलर्स है। बच्चे, डॉलर्स के साथ साथ यहाँ पे एग्जांपल आप लिख लीजिए, करेंसी। जितनी भी करेंसीज हैं बच्चे मुल्क में, सॉरी दुनिया में, वो सारी की सारी क्या है? काउंटेबल नाउन्स में आती हैं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ऑयल है, ऑनेस्टी है, ये अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि इसको आप गिन नहीं सकते, पैसों को भी आप गिन नहीं सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, करेंसी वर्सेस मनी।
करेंसीज गिनी जाती हैं, पैसे को गिना नहीं जा सकता। जब भी आप पैसा गिनते हो, पैसे गिनते हो, असल में आप क्या गिन रहे होते हो? असल में आप करेंसी गिन रहे होते हो। ये बात याद रखनी। आगे देखिए जरा, पहला रूल क्या है भाई? पहला रूल इसका ये है कि भाई प्लूरल फॉर्म किसकी एग्जिस्ट करती है? काउंटेबल की। पेन को पेन्स कह सकते हैं, बुक को बुक्स कह सकते हैं, करेंसी को करेंसीज कह सकते हो। बट जो अनकाउंटेबल नाउन है बच्चे, इसकी प्लूरल फॉर्म बिल्कुल भी नहीं होती। ऑयल को ऑयल्स नहीं कह सकते, शुगर को शुगर्स नहीं कह सकते, ऑनेस्टी को ऑनेस्टीज नहीं कह सकते, मनी को मनीज नहीं कह सकते। समझ आ रही बात आपको? अगली इंपॉर्टेंट बात, अगला रूल बच्चे, जनरल मिस्टेक्स जो होती हैं वो की जाती हैं द यूज ऑफ एडजेक्टिव में। जब भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की बात होती है तो एडजेक्टिवल मिस्टेक्स बहुत होती है। ये कुछ टेबल में दिए गए बच्चे आपके पास एडजेक्टिव्स हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लो जरा, इधर देखो जरा सारे। ही इज अ गुड बॉय। अब आसान सी एग्जांपल है जी, बॉय क्या है? नाउन है। तो तमाम वो अल्फाज जो नाउन के बारे में हमें कुछ भी बताते थे, तमाम वो अल्फाज जो नाउन के बारे में हमें क्या करें, कुछ भी बता दें, यानी कि उसकी कोई भी क्वालिटी बता दें, अच्छाई बताएं, बुराई बताएं, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन दें, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर होगी बात? अच्छा, बात मैं जो इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि बच्चे हम लोग आदी होते हैं एक एक वर्ड पे बेस करने वाले एडजेक्टिव्स को देखने की। नहीं समझ आई बात? अब यहाँ पर गुड क्या है? एक वर्ड है ना, एक लफ्ज है। कहने का मकसद ये है बच्चे, एडजेक्टिव्स एक वर्ड पर भी बेस कर सकता है, एडजेक्टिव एक पूरा का पूरा फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है। अब इन लफ्जों को देख के परेशान नहीं होना। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज की टाइप्स क्या होती हैं, क्लॉज क्या होता है, इसकी क्या टाइप्स होती हैं, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि एडजेक्टिव सिर्फ छोटा सा नहीं होता, बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े भी एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। अब इधर देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ, अब ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज है मिसाल के तौर पे। तो इधर देखो, जो भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जो भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हमेशा आप नंबर का एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हो, मैनी इस्तेमाल करते हो, सेवरल, फ्यू। इसके उलट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स बच्चे, इनके साथ नंबर की जगह आप अमाउंट का एडजेक्टिव इस्तेमाल करोगे, मच का जगह इस्तेमाल करोगे, लिटल, लिटल की जगह फ्यू इस्तेमाल, फ्यू की जगह लिटल इस्तेमाल करोगे। एग्जाम्पल्स देखो जी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाइड इन द वॉर। बच्चे हमेशा नाउन बताता है कि मुझसे पहले एडजेक्टिव कौन सा आएगा, हमेशा नाउन बताता है। तो इधर देखो, यहाँ पे नाउन क्या है? पीपल। पीपल, अब ये नाउन कौन सा नाउन है बच्चे? ये काउंटेबल नाउन है ना। तो काउंटेबल नाउन हो तो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। समझ आ रही बात? यहाँ पे लार्ज अमाउंट अगर मैं लिख दूं, अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल लिख दूं, तो वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। अभी तो देखो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पर हमारा हेड नाउन क्या है? हीट है। हीट यहाँ पे क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो हीट के साथ क्या आया बच्चे? अमाउंट। यहाँ पर नंबर नहीं आ सकता। समझ आ रही बात? भगत सिंह शोड मच रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है? ये भी एक नाउन है। क्लियर होगी बात? और नाउन कौन सा नाउन है बच्चे? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। आगे चल के देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ साथ बच्चे ये क्या है? अव्वल तो ये बात याद रखनी, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल ही होते हैं। बहरहाल, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इधर देखो जरा, तो इसके साथ क्या लगाऊं? मैनी लिखूं? मैनी लिखूंगा। अगर मैं कहूं भगत सिंह शोल्ड मैनी रेजिस्टेंस, मैनी का वर्ड यूज किया तब भी गलत। अगर मैं कहूं जनाब फ्यू, अगर मैं कहूं फ्यू, तो फ्यू भी गलत हो जाएगा। समझ आ रही बात? हाँ, अगर मैं कहूं लिटल, तो लिटल ठीक होगा। समझ आ रही बात? मच ठीक होगा। समझ आ गई? तो कहने का मकसद ये है कि ये जो टेबल आपको दिया गया है इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, देखना है, समझना है, ये एडजेक्टिवल मिस्टेक्स नहीं करनी। समझ आ रही बात? ये जरा गौर से देखिए, कोई इसमें कोई इशू है यहाँ तक तो मुझसे पूछिए जल्दी से। जी बच्चे, चैट में जरा मुझे ओके सेंड करें, कोई सवाल है तो वो भी पूछें।
जल्दी से ओके सेंड करें जरा, मुझे पता हो कि सब प्रेजेंट है, सबको आवाज आ रही है, वीडियो आ रही है। करो जरा जल्दी से। कोई सवाल है तो पूछें यहाँ तक बच्चे। नताशा, हिरा, आयशा। गुड, आगे। अच्छा हिरा बच्चे, आपने परेशान नहीं होना, अभी जो चीजें जहाँ जो क्लास में बताया जा रहा है बस इसको गौर से समझने की कोशिश करें। अभी जो क्लास में बताया जा रहा है सिर्फ इसको समझने की कोशिश करें। एट द एंड ऑफ द सेशन कोई सवाल आपका होगा वो दोबारा मैं आपको सेपरेटली रिपीट रिपीट कर दूंगा, दोबारा बता दूंगा। अभी क्लास में सारे स्टूडेंट्स हैं तो सबका टाइम हम जाया अभी नहीं कर सकते। जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आपको मैं अलग से टाइम दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, साहिल बच्चे बड़ा प्यारा सवाल पूछा आपने, स्टार। अब स्टार क्या है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, सारे सुन लो जरा। सवाल ये है कि जी सर बताएं, क्या स्टार ये जो एक नाउन है स्टार, क्या ये काउंटेबल है? क्या ये काउंटेबल नाउन है या ये अनकाउंटेबल नाउन है? तो पुत्र ये काउंटेबल नाउन है। लेकिन अब आप कहेंगे सर कि स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड, आप कहेंगे बच्चे कि सर हम तो स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे बात ये है कि इसमें स्टार का तो कोई कसूर नहीं ना, इसमें स्टार का कोई कसूर नहीं है। ये हमारी एक क्या है, ये हमारी एक ह्यूमन ह्यूमन लिमिटेशन है। ह्यूमन लिमिटेशन यानी कि इंसान की कमजोरी है ना, ये इंसान की कमजोरी के वो सितारे गिर नहीं सकता। लेकिन वैसे सितारे क्या है, स्टार्स क्या है, काउंटेबल है। तो इसलिए इसलिए हमने क्या, आपने हमेशा क्या सुना होगा, मैनी का लफ्ज सुना होगा। इधर टेबल में देखो जरा गौर से। इसलिए आपने क्या किया होगा, हमेशा मैनी का लफ्ज, आपने हमेशा मैनी स्टार्स सुना होगा, आपने मच स्टार्स नहीं सुना होगा। समझ आ रही है बात? क्लियर हो गया? जब आप बच्चे रिस्पॉन्ड करें मुझे, सबको क्लियर हो गया ये स्टार वाली बात? अच्छा सवाल था ये। चलें जी, गुड, आगे चलते हैं जी। बच्चे नहीं, अली बेटे आपका जो सवाल है कि सर क्या काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, बच्चे ये हमारा एक मेन टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच को पहले सुन लें, इतने सारे जो स्टूडेंट्स क्लास में हैं जरा ये भी सुन लें कि कर क्या रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, असल में प्रॉब्लम पता क्या होती है, हम लोग बड़े बेसब्रे से हैं, हम लोग बहुत बेसब्रे हैं। ठीक हो गया? उसकी वजह यह है कि हम कहते हैं बस फटाफट फटाफट देग पके ना, बस फटाफट देग खोल दो, खाना रोटी खोल दो, खाना खिला दो बस। उधर खीर पकाने में टाइम लगता है ना। और ये खवातीन जितनी भी हमारे पास क्लास में है, मुझे भी बड़ा कुकिंग का शौक है, तो बनाते रहते हैं हम भी खाना शाना। तो जब ये लड़कियों को या जो भी कुकिंग करते हैं उनको पता होगा कि जब भी खाना आहिस्ता उस पे पकता है ना आग पे, तो उसी में टेस्ट होता है। जो फटाफट कुकर में बना लो या जो तेज आंच पे आप बनाते हो तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता। कहने का मकसद है कि ग्रामर सीखने बैठे हैं, इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीना लगेगा पूरे बैच में, जीरो से एडवांस लेवल तक जाएंगे। ये सिर्फ आपको जो है ना रट्टा लगाने के लिए चीजें नहीं मैंने आपको देनी कि जो ये पकड़ो चीजें और जाकर याद कर लो, इस तरह तो मार्केट में बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं। कहने का मकसद है मैंने आप लोगों को सबको इस काबिल बनाना है कि आप लोग सेंटेंसेस, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद ऐसे लिखने में माहिर हो जाए विदाउट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक। पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उसके बाद हम सर्टेन रूल्स पढ़ेंगे, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स, जिस तरह सब्जेक्ट वर्ब का एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे। एट द एंड बच्चे कहते हैं फटाफट सर हमें टेंसेस पढ़ा दें, फटाफट एक्टिव पैसिव पढ़ा दें। बच्चे अगर वो पढ़ाने का तो वो तो फिर मसला ही कोई नहीं है, लेकिन फिर यही होगा जो क्या कहते हैं हमेशा से होता रहा है। तो खैर परेशान नहीं होना, हम जीरो से लेकर एडवांस तक जाएंगे, तो हर चीज पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अच्छा जी, एक और आयशा बच्चे आपका सवाल है कि सर पीपल और पीपल्स में क्या फर्क है। बच्चे पीपल और पीपल्स में वही फर्क है जो फिश और फिशेज में है। पीपल एक तो प्लूरल नाउन है,
ठीक हो गया। पीपल क्या है, एक प्लूरल नाउन है। पीपल्स भी प्लूरल है, लेकिन सर फर्क क्या है बच्चे, जब एक ही नेशन के, एक ही तरह के, एक ही रंग के, एक ही नस्ल के लोग इकट्ठे हो जाएं तो आप कहेंगे पीपल। बट जब डिफरेंट काइंड ऑफ, क्या कहते हैं, लोग हों, कोई अफ्रीकन है, कोई आप कह लो कि इधर से पाकिस्तानी है, कोई साउथ एशियन है, कोई चाइनीज है, उनको लोगों को इकट्ठा कर दोगे तो फिर वो पीपल नहीं है, फिर वो पीपल्स हैं। ठीक है, इसी तरह फिश है। फिश एक के लिए भी फिश इस्तेमाल करते हैं और फिश की प्लूरल भी फिश ही है। लेकिन फिश जब बहुत सारी एक नस्ल की, एक किस्म की मछलियां हों, और फिशेस से मुराद है जब डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस आर गैदर्ड और कलेक्टिव और कलेक्टेड। आई होप कि दोनों बच्चों को सवाल आ गया है, जवाब आ गया है। अब बताएं जरा जल्दी से, ओके सेंड करें फिर आगे चलें। ये मेरा ख्याल थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है अली बच्चे आपका, कि सर पीपल्स पार्टी क्यों पाकिस्तान में है। बच्चे पीपल्स पार्टी ये खैर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। पॉलिटिकल क्वेश्चन से मेरा मुराद है ये नाम बड़ा पॉलिटिकल है और थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भी है। पीपल्स पार्टी, अब मेरा ख्याल आप पीपी की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मकसद, उनका नाम पीपल पार्टी की जगह पीपल्स पार्टी का रखने की वजह ये है ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका मकसद यही होता है कि हम मुल्क के सारे लोगों की रहनुमाई करेंगे, सारे लोगों की को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल रहते हैं, आपको पता है। ठीक है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई बलोची है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए पीपल्स पॉलिटिकल पार्टी का नाम पीपल्स है, पीपल्स पीपल नहीं है। खैर आगे चलते हैं जी, बातें शुरू हो जाती है हमारी तो। चलें जी। जी बच्चे, इसके अलावा भी एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन ये वो मेन हैं जिनकी ज्यादातर गलतियां होती हैं। ठीक है, ये वो मेन है जिनकी ज्यादातर गलतियां, ज्यादातर मिस्टेक्स की जाती हैं। इसके अलावा भी जाहिर सी बात है कुछ हैं, होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको लिखकर बताने का मकसद यह है कि यहाँ पर वो चीजें ज्यादा डिस्कस की जाएंगी जो कि जनरल मिस्टेक्स में आती हैं। क्लियर होगी बात। खैर परेशान नहीं होना, क्लास के बाद आप लोगों को असाइनमेंट दी जाएगी। हर क्लास के बाद, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट दी जाएगी। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बात सुन लें, आप लोग मैनेजमेंट को ना बहुत तंग करते हैं। मैनेजमेंट को आप लोग तंग करते हैं, तंग किस सेंस में करते हैं। आप लोगों के जितने भी सवालात हैं मैं कोशिश करता हूँ मैं भी इसको पहले जवाब दे दूं, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला मुझे मैनेजमेंट ने बताया कि सर बच्चे परेशान हैं, क्लास कभी आगे हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है, कभी सुबह हो जाती है, कभी शाम हो जाती है। बच्चे पहली वजह कि एक क्लास नहीं है, डिफरेंट क्लासेस होती हैं, तो सब क्लासेस को साथ में लेके चलना पड़ता है, तो कभी कभार इस तरह का इशू आ जाता है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आपको 1 से 2 दिन में, आज नहीं तो कल तक आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, जिसके मुताबिक, जिसके ऊपर लिखा होगा कि जी बैच नंबर 1 की, अक्टूबर के जो बैच की है स्टूडेंट्स की क्लास, वो कितने बजे है, वो किस दिन को है और कितने बजे है। हफ्ते में हो सकता है आपकी कम से कम 5 से 6 क्लासेस हों एक हफ्ते में, तो आपको पूरा का पूरा टाइम टेबल दे दिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि आपकी किस किस दिन और किस किस बजे, यानी कि कितने कितने टाइम पे आपकी क्लास है। तो टाइम टेबल के वाले से परेशान नहीं होना। दूसरी बात, हर लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी। ठीक है, असाइनमेंट आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, उस पीडीएफ की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। उन क्वेश्चंस को आप घर बैठ के सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, फॉर एग्जांपल आज हम नाउन पढ़ रहे हैं, तो आज लेक्चर के बाद आपको मैनेजमेंट की तरफ से असाइनमेंट दे दी जाएगी। फिर वो हम कल जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, वो क्लास का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जो आपको असाइनमेंट पहले दी गई थी उसको डिस्कस करेंगे, एक एक सवाल को क्लास में डिस्कस करेंगे, उसको बताएंगे, समझाएंगे, फिर हम अगला करेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसकी वजह से आपका पिछला टॉपिक भी साथ साथ रिवाइज हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चे कि असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, असाइनमेंट्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जाती हैं जो अपनी अटेंडेंस लगवाते हैं। जो अपनी अटेंडेंस लगवाते हैं यानी कि जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फिलहाल अभी फ्री क्लासेस चल रही हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं, लेकिन सबको डील नहीं किया जा सकता, सबको डील
नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट डील करेगी, असाइनमेंट उसी को मिलेगी, अटेंडेंस उसी की लगेगी जो एनरोल्ड स्टूडेंट होगा। अब एनरोलमेंट कैसे करवानी है ये आपको पता है बच्चे, आपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके, जिस व्हाट्सएप से आपको ये लिंक आया है उसी व्हाट्सएप पर नंबर पर आपने मैसेज करना है और आपको एनरोलमेंट और आपका रोल नंबर वगैरह सब चीजें दे दी जाएंगी। आई होप मैंने गला फाड़ फाड़ के सारी चीजें समझा दी हैं, ताकि आपको पता हो कि क्लास के बाद आपने क्या करना है, किसका दरवाजा खड़काना है, क्या करना है क्या नहीं करना। अब आगे चले, जल्दी से जरा मुझे ओके रिपोर्ट करें, फिर हम आगे चलते हैं। आज नाउन कंप्लीट करना है बच्चे, फटाफट चौकस हो जाओ, फोकस करना है। चले जी बच्चे, हम आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जरा एग्जांपल्स को जरा गौर से देखिए और मुझे चैट में जरा रिप्लाई कीजिए बच्चे कि इन एग्जांपल्स में कौन कौन सा एडजेक्टिव यूज होगा, जल्दी से। जल्दी से बच्चे चैट में मुझे रिस्पॉन्ड करें कि ये चार जो एग्जांपल्स हैं इनमें कौन कौन से एडजेक्टिव्स यूज किए जाएंगे, कौन से ठीक हैं। चलो जी बच्चों, मुबारक हो जी। हमें अभी तक ये पता चल चुका है, हमें अभी तक ये पता चल चुका है कि भाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ हमने क्या क्या सलूक करने हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को हमने डील किस तरह करना है ये पता चल चुका है। जैसे कि हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चे हमेशा हमें नाउन बताता है कि इससे पहले एडजेक्टिव कौन सा आएगा, शाबाश। तो यहाँ पे हमारा हेड नाउन क्या है, यहाँ पे हमारा स्मोक है, और स्मोक क्या है बच्चे, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे, मैनी नहीं लगा सकते। इसी तरह शुगर क्या है बच्चे, शुगर भी एक, जो शुगर है ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ लिटिल आएगा, फ्यू नहीं आएगा, क्योंकि फ्यू हम इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। ये देखें जी, मैंने आपसे क्या कहा था, इधर जरा गौर से देखो। मैंने आपसे कहा था बच्चे, करेंसीज, जो करेंसीज हैं जितनी भी, वो चाहे डॉलर हो, पाउंड हो, दिनार हो, वगैरह वगैरह, जितनी भी करेंसीज हैं वो सारी की सारी कौन सी हैं, वो सारी की सारी काउंटेबल नाउन है। और जो मनी है यानी कि जो पैसा है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे भी डॉलर करेंसी आ गया तो काउंटेबल नाउन है। तो आई पाकिस्तान इकोनॉमी नीड्स अ लार्ज नंबर ऑफ डॉलर्स, ठीक हो गया। अमाउंट यहाँ पे गलत होगा, पाकिस्तान इकोनॉमी नीड्स, अब इधर देखो मनी आ गया, मनी ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अमाउंट आएगा यहाँ पर, लार्ज नहीं आएगा। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप सबको। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन को बच्चे अभी हम आगे डिटेल में और भी डिस्कस करने वाले हैं, बस जल्दी से ये चार्ट्स देख लें। ये चार्ट के ऊपर, ये टेबल के ऊपर बच्चे कुछ जरा गौर से देखें क्या लिखा हुआ है। देयर आर सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स जो कि सिंगुलर इन अपेयरेंस है, आपको देखने में क्या लगते हैं, देखने में हमें एक लगते हैं, बट वो असल में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, उन्हें प्लूरल नाउन की तरह डील करना होता है। इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। बच्चे वर्ब के बारे में परेशान नहीं होना, वर्ब को हम बहुत डिटेल में, सबसे बड़ा टॉपिक, ग्रामर का सबसे बड़ा टॉपिक है वर्ब, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। ये बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लें बच्चे, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब बच्चे, जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, फॉर एग्जांपल इज है, फॉर एग्जांपल आप कह लें हैज है, ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ब्स हैं। इसी तरह अगर मैं आर कहूं ये प्लूरल हो गया, हैव कहूं ये प्लूरल हो गया। इसके अलावा बच्चे, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज करते हो, तो ये आप क्या कहलाता है, ये आपका सिंगुलर वर्ब कहलाता है। प्लूरल वर्ब खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। बस इतनी बात याद रखनी है। खैर टेबल की तरफ वापस आते हैं बच्चे, टेबल की तरफ वापस आते हैं। अब पोल्ट्री, मुर्गियों के जो आप कह लो, झुंड कह लो, रेवड़ कह लो, कैटल है, बैक्टीरिया, पिपल, फोक, ऑफस्प्रिंग, वर्मन, अल्फाबेट, जेंट्री, कलर्जी और पेजेंट्री। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, सिर्फ यही नहीं है, लेकिन दीज आर द मेन। ठीक हो गया जी। वॉज वर बच्चे, इधर हेल्पिंग वर्ब की बात करो तो ये देखो वॉज भी सिंगुलर है, शाबाश, इधर वर आ जाएगा।
शाबाश। इधर देखो जरा, द कैटल। अब ये क्या है, हमें देखने में क्या लग रहा है, नाउन तो है, लेकिन हमें ये सिंगुलर नाउन लग रहा है। ऊपर क्या लिखा है, सिंगुलर इन अपेयरेंस, देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये प्लूरल है। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अगर मैं इज लगाऊंगा, द कैटल इज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, तो इज लगाऊंगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी तरह क्लर्जी है, द क्लर्जी वर, अब वॉज कहूंगा तो गलत हो जाएगा। क्लर्जी बच्चे आप कहते हैं चर्चमैन को, ठीक है, पादरियों को। द क्लर्जी वर अपोज, तो वॉज नहीं होगा, वॉज लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा। तो ये टेबल जो है, चार्ट आपने याद रखना है, ये एज इट इज इस्तेमाल होगा। एक कभी भी आपके सामने ये सारे के सारे जो टेबल में दिए गए लफ्ज हैं, कभी भी इनके साथ ये आ जाएं तो इनके बाद हमेशा आपने क्या, बच्चे परेशान ना हुआ करें कभी भी। अगर कोई डिसरप्शन आ जाए, स्क्रीन बंद हो जाए, स्क्रीन स्टॉप हो जाए, तो आपको पता है नेट बाज दफा हम, जैसी बात है, हम स्विट्जरलैंड में बैठ के या फिर टोरंटो में बैठ के तो हम क्लास ले नहीं रहे हैं, हम अपने प्यारे पाकिस्तान में बैठ के क्लास ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई मसला मसाइल अगर आ जाता तो परेशान ना हुआ करें। चलें जी, मुझे जल्दी से ओके सेंड कर दे बच्चे सारे, ओके सेंड कर दे जिनको आवाज आ रही है, जब जो क्लास में सारे हैं जल्दी से ओके सेंड करें, फिर आगे करें। चलें जी, चले जी, इसके आगे आपको बच्चे नजर आ रहा होगा एक प्लूरल, जो अगला हमारे पास रूल है, अगला कॉन्सेप्ट है, ये जीरो प्लूरल्स है। अब देखो जरा, इधर देखो, मेरी बात समझो। ये जो नाउन होता है ना, नाउन बच्चे, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर यानी कि एक, और एक से अगर ज्यादा हो, एक से अगर ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाता है, प्लूरल कहलाता है। ऐसे ही है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कार, तो कार एक है, और प्लूरल इसका क्या होगा, कार्स हो जाएगा। बच्चों वाली बात है जी। आगे इसकी, इस जीरो प्लूरल्स क्या होते हैं बच्चे, इधर जरा गौर से देखो। कार सिंगुलर था, कार को जब प्लूरल में गया तो कार ने अपनी शक्ल चेंज कर ली, एस से ऐड हो गया। तो वरना क्या होता है, जनरली एस या ई एस हम लगाते हैं प्लूरल फॉर्म में, बट जीरो प्लूरल्स क्या होते हैं बच्चे, इनकी शक्ल चेंज नहीं होती। ये वो नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर हो या प्लूरल की तौर पे इस्तेमाल हो, ये अपनी शक्ल चेंज नहीं करते, अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते। मिसाल के तौर पे बच्चे ये देखेंगे, टेबल पे दिए गए ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो भी आपको टेबल में चीज दी गई है बच्चे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है। अब शीप है, ये भेड़ों के या बकरियों के रेवड़ को या झुंड को आप शीप कहते हैं। अब जब ज्यादा होंगी तब भी शीप ही कहलाएगा। डियर, हिरन को कहते हैं। स्वाइन है, ठीक है। फिश, फिशेस, सैल्मन, मूज, सॉक्स, फ्लोरा, फाना, ठीक है जी। ये वो कुछ वर्ड्स हैं जो जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, नाउन के तौर पर। लेकिन ये क्यों लिखे हुए हैं बच्चे, ज्यादातर मिस्टेक ज्यादातर पेपर में इसी तरह से, जिस तरह पेपर 2 में जो आपका एसए का, जो सीएसएस का जो पेपर 2 है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, और जहां पर सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, वहां पर भी इसी तरह के ढूंढ ढूंढ के जो है ना लफ्ज निकाले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने ढूंढ कर ही आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो कि आपको कल को एग्जाम में फायदेमंद होंगी। इधर जरा एग्जाम्पल देखो, अ शीप वॉज सीन। अब सवाल आपका ये बनता है कि सर आपने कहा जीरो प्लूरल, जीरो प्लूरल वो नाउन होते हैं जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो उनकी शक्ल सेम रहती है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब सिंगुलर है कब प्लूरल है बच्चे, कॉन्टेक्स्ट बताता है। कॉन्टेक्स्ट जुमले का कॉन्टेक्स्ट बताएगा। इधर जरा गौर से देखो, आ शीप है भाई, यहाँ पे शीप कैसे पता चला सिंगुलर है, क्योंकि पीछे आ गया, ठीक हो गया, ए लिखा हुआ है ना, तो ए के लिए इस्तेमाल होता है अ शीप। तो यहाँ पे अब क्या आएगा बच्चे, सिंगुलर वर्ब वॉज। समझ आ गई बात। बट नीचे देखो, मैनी शीप, अब क्या है, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट हमें बता रहा है कि भाई एक से ज्यादा शीप की बात हो रही है। तो मैनी शीप वर, शीप्स नहीं लिखूंगा, शीप्स लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक, उत्तर यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी से रिस्पॉन्ड करें ताकि आगे चलें। चलें जी, थैंक यू बच्चे। अच्छा बच्चे, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, जरा ये भी देख लो। ये जो हेयर है ना, हेयर और हेयर्स, ये भी बड़ा तंग करता है बाज दफा। पुत्र बालों की बात हो रही है,
अब हेयर कब इस्तेमाल करते हैं और हेयर्स कब इस्तेमाल करते हैं? जनरल कॉन्सेप्ट ये है, बच्चे समझते हैं जी असल वर्ड सिर्फ हेयर होता है। लोग ये समझते हैं कि जी हेयर्स तो लफ्ज ही गलत है, ये लफ्ज ही नहीं होता बच्चे, ये लफ्ज होता है। ये कब इस्तेमाल करते हैं जरा देखो बच्चे, तीन यूज हैं। हेयर के लफ्ज को तीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगुलर सेंस में, प्लूरल सेंस में और कलेक्टिव सेंस में। समझ आ रही बात? ये टेबल जो आपके सामने लिखा हुआ है जरा इसको गौर से देखिए बच्चे, जब भी बालों की बात हम सिंगुलर या कलेक्टिव सेंस में करेंगे तब हमेशा क्या आएगा? हेयर आएगा। जब हम बालों को प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करेंगे तब हमेशा हेयर्स आएगा। एग्जाम्पल देखो, बात समझ में आ जाएगी। आई फाउंड आ हेयर इन माई सूप। तो बच्चे अब एक सिंगल यानी कि ये सिंगुलर सेंस है, सिंगुलर सेंस है तो अब हेयर इस्तेमाल हुआ, अब हेयर्स नहीं आ सकता। प्लूरल सेंस देखो, देर आर टू वाइट हेयर्स, अब हेयर नहीं कहूंगा, अब हेयर्स कहूंगा। क्यों? क्योंकि प्लूरल सेंस में बात हो रही है ना, एक से ज्यादा है, तो क्या हो गया? हेयर्स हो गया। कलेक्टिव सेंस बच्चे, कलेक्टिव सेंस से मुराद ये है कि जब भी हेयर का वर्ड पूरे हेड को रिप्रेजेंट करे, पूरे हेड को यानी कि पूरे सर को रिप्रेजेंट करे, तो तब हमेशा आप हेयर लगाएंगे। आई वॉज वॉशिंग माई हेयर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। नाउन। बच्चे ये जो नाउन है, प्लूरल इन फॉर्म, प्लूरल इन फॉर्म बट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, ये देखें। अब हम वो नाउन्स पढ़ने लगे हैं जो कि प्लूरल इन फॉर्म यानी कि शक्ल उनकी कैसी होती है? जमा वाली शक्ल होती है, लेकिन इनके बाद हमेशा हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है जी, स्पोर्ट्स, एथिक्स, वेजेस, टाइडिंग्स, न्यूज, ये वगैरह वगैरह, ये पूरा का पूरा बच्चे जो टेबल है ना, ये आप लोगों के सामने है। जब भी ये अल्फाज आ जाए, जब भी ये नाउन आ जाए, ये देखने में आपको क्या लगेंगे? ये देखने में आपको प्लूरल नाउन लगेंगे, लेकिन इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। और सिंगुलर वर्ब से मुराद क्या है? सिंगुलर वर्ब से मुराद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस वाली फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, राइट है, तो राइट की सिंगुलर फॉर्म क्या बनेगी? राइट की सिंगुलर फॉर्म बनेगी राइट्स। समझ आ गई बात? अच्छा जी, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये देखिए बच्चे, जो सब्जेक्ट नेम है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स वगैरह, इनके साथ कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, वो भी आगे चल के देखते हैं। जरा गौर से देखें जी, फर्स्ट एग्जांपल क्या है? स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स बच्चे आर नहीं होता, स्पोर्ट्स आर हेल्दी नहीं होगा, स्पोर्ट्स इज हेल्दी होता है। मैथमेटिक्स, ये बच्चे सब्जेक्ट है एक। अब सब्जेक्ट जब भी आए तो उसको हमेशा आप किसके किसके साथ लगाएंगे? जब भी सब्जेक्ट आ जाए, ये जिस तरह ये सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सब्जेक्ट नेम जब भी होगा, सब्जेक्ट नेम जब भी होगा उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। मैथमेटिक हैज है, मैथमेटिक हैव को नहीं मैं कह सकता, हैव नहीं कह सकता, हैव कहूंगा तो गलत हो जाएगा। बट जरा अगला एग्जाम्पल जरा गौर से देखें, यहां पर मैंने क्या लिखा है? हिज मैथमेटिक्स। अब आर ठीक है, अब अगर मैं इज लिखूंगा तो इज गलत हो जाएगा। समझ आ रही है बात? अब इज क्यों गलत हो जाएगा जरा गौर से देखें आपके सामने अगली स्क्रीन के ऊपर। एक्सेप्शन क्या है जी? ये सब्जेक्ट नेम वाली तरह ये देख लें भाई, सब्जेक्ट नेम जब भी पर्सनल स्किल के तौर पर, जब भी पर्सनल स्किल, या आप कह लें कोई पर्टिकुलर रेफरेंस हो, कोई खास रेफरेंस हो, जब ये दोनों चीजें होंगी तब हमेशा क्या होगा? प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब से मुराद क्या है? प्लूरल वर्ब से मुराद है ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, यानी कि राइट आएगा, राइट्स नहीं आएगा। समझ आ रही है बात? एग्जाम्पल देखिए भाई, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट नेम आ गया फिजिक्स, लेकिन इस एग्जाम्पल में ये पर्सनल स्किल की बात नहीं हो रही भाई, किसी बंदे की फिजिक्स की बात नहीं हो रही, कोई बंदा जिसको फिजिक्स आती हो उसकी बात नहीं हो रही, और ना ही यहाँ पर कोई खास पर्टिकुलर रेफरेंस है जी। ठीक हो गया? तो अब क्या होगा? अब तो हम इजी लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, पिछली स्लाइड वाली बात है। बट
इंपॉर्टेंट बातें क्या है अगली दो, इधर देखो, हिज मैथमेटिक्स। अब बात हो रही है जी हिज मैथमेटिक्स, तो अब पर्सनल स्किल की बात हो रही है। समझ आ रहा है बच्चों ये वाला पॉइंट? हिज मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स जनरल सेंस में बात नहीं हो रही, अब जनरल सेंस में बात नहीं हो रही, बल्कि स्पेसिफिक रेफरेंस है, पर्सनल स्किल की बात हो रही है। भी अली अली के मैथ की बात हो रही है, अली के मैथ में एबिलिटी की, अली की मैथमेटिक्स की एबिलिटी की, यानी कि अली के मैथ की बात हो रही है। तो अब क्या होगा जी, अब ऊपर देखे जी, अब प्लूरल वर्ब आएगा। तो हिज मैथमेटिक्स आर, अब अगर मैं इज कहूंगा तो गलत हो जाएगा। इसी तरह देयर इकोनॉमिक्स, भाई देयर इकोनॉमिक्स टू रन द ऑफिशियल अफेयर्स, अब इकोनॉमिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, तो बच्चे अब मैं आगे आर ही लगाऊंगा, इज नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब इकोनॉमिक्स को जनरल सेंस में तो नहीं बात हो रही ना पुत्र, जनरल सेंस नहीं हो रही। क्यों? बल्कि क्या है, रेफरेंस है। रेफरेंस किस चीज का है भाई? देयर, देयर इकोनॉमिक्स, ये पूरा का पूरा देखें भाई, देयर इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। रेफरेंस है कि नहीं है? रेफरेंस है, तो देयर इकोनॉमिक्स रेफरेंस आ गया। तो भाई क्या हुआ, अब हमने प्लूरल वर्ब लगाया जो कि आर है, इज लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा। पुत्र जल्दी से जरा चैट बॉक्स में आओ, बताओ मुझे सबको समझ आ रही है ये वाला, इसमें कोई सवाल है तो पूछो जल्दी से। पुत्र चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें, कोई सवाल है तो पूछें जल्दी से। अच्छा हीरा बच्चे, आपने परेशान नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रही, अभी बिल्कुल आगाज है चीजों का, परेशान नहीं होना, सारी चीजें समझ में आएंगी। क्लास के एंड पे हम दोबारा इसको करेंगे और असाइनमेंट्स में भी डिस्कस करेंगे। चलें जी, ये मैं आपको थर्ड वाली एग्जांपल दोबारा समझाता हूँ। चलें जी, इसको दोबारा कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, दोबारा कर लेते हैं, दोबारा करते हैं जी, दोबारा करते हैं। दोबारा स्टार्ट करने से पहले तो एक एग्जांपल और लिखते हैं जी। इकोनॉमिक्स, ये तो सबको पता ना बच्चे, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक हो गया। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनी स्टूडेंट्स। चलें जी, ये एग्जांपल आपके सामने एक और लिख दिया मैंने, ठीक हो गया जी। अब ये एग्जांपल को और ऐड करते हैं और फिर इसकी इसकी मदद से चीजों को समझने की कोशिश। दोबारा आते हैं जी। मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा था, हम पढ़ क्या रहे हैं, जरा इधर से देखो भाई। नाउन हम वो पढ़ रहे हैं प्लूरल इन फॉर्म। प्लूरल इन फॉर्म से मुराद क्या है भाई? वो नाउन्स जिनके एंड पे क्या आए, एस आए, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, कार्स, तो ये प्लूरल है ना, कार्स, ठीक हो गया। बुक्स, ये बुक की क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक हो गया। हम पढ़ रहे हैं जी नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। हम वो नाउन्स पढ़ रहे हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनके बाद हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्लूरल नाउन की शक्ल रखने के बावजूद भी हम उनको सिंगुलर नाउन, यानी कि एक हालत वाला नाउन की तौर पे ही उसको हम क्या करेंगे, उसको उसके तौर पे ही हम डील करेंगे। नहीं समझ आ रही सर क्या कह रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं, एग्जाम्पल देखिए, कार इज ब्लैक, द कार इज ब्लैक फॉर एग्जाम्पल, और फिर मैं कहूं कार्स। अब कार की जगह जब कार्स हो गया, यानी कि ये सिंगुलर था, ये जब प्लूरल हो गया, तो कार्स के साथ अब मैं इज नहीं लगाऊंगा, अब मैं क्या लगाऊंगा, आर, ब्लैक। ये बात समझ में आ गई जी? आ गई। क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। अब ये कार्स प्लूरल हो गया तो हमने क्या लगाया, प्लूरल वर्ब आया। लेकिन मसला ये है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वो नाउन पढ़ रहे हैं जो देखने में हमें कार्स की तरह, देखने में हमें प्लूरल लगे। मसलन इकोनॉमिक्स,
मैथमेटिक्स, फिजिक्स वगैरह, ये सब्जेक्ट नेम्स एस पे खत्म होते हैं, ये देखने में हमें प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनके साथ कभी भी हम आर नहीं लगाएंगे, कभी भी हम हैव नहीं लगाएंगे, कभी भी हम वर नहीं लगाएंगे, यानी कि प्लूरल वर्ब्स नहीं लगाते। अब जरा आगे चलते हैं, दोबारा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन सा रूल पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। इधर देखो जी, सब्जेक्ट नेम्स एज पर्सनल स्किल। जब पर्सनल स्किल यानी कि किसी भी बंदे की, अब मैथ की बात करूं, मैथ तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन मैं बात करूं जी अली का मैथ बहुत अच्छा है, तो अब मैं मैथ को जनरल सेंस में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अली का मैथ, अली का अली का मैथ, अली की फिजिक्स, अली की केमिस्ट्री, अली की इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह। जब भी हम किसी बंदे की एबिलिटी के तौर पे किसी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, तो पुत्र वो हमेशा क्या होगा, उसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। प्लूरल वर्ब से मुराद क्या है, दोबारा लिख रहा हूं बार बार। अब क्या आएगा, इस की जगह आर आएगा, वॉस की जगह वर आएगा, हैव की जगह हैज की जगह हैव आएगा। समझ आ रही है बात। और वर्ब की, अगर ये तो हो गए हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं आएगा, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिर्फ। ये बात हो रही है। अब एग्जाम्पल देखिए, अब इस एग्जाम्पल में फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा जी, अब यहां पर फिजिक्स ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स यहां पर जनरल सेंस में बात हो रही है बच्चे, यहां पर फिजिक्स को जनरल सेंस में बात की जा रही है, इसलिए फिजिक्स के साथ क्या आया, इज आया। लेकिन हम एक्सेप्शन क्या पढ़ रहे हैं कि प्लूरल वर्ब आर कब आएगा, इधर देखो, हिज मैथमेटिक्स, अब इसकी एबिलिटी है, अब मैथ की जनरल बात नहीं हो रही, अब मैथ को उसकी एबिलिटी के तौर पे डिस्कस किया जा रहा है, तो हिज मैथमेटिक्स, अब इज नहीं आएगा, अब आर आएगा। अब अगर मैंने इज लिखा तो गलत हो जाएगा। इसी तरह देयर इकोनॉमिक्स, इससे पहले हम जरा ये एग्जांपल जो लिखी है जरा इसको देखो, इकोनॉमिक्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर वेरी स्टूडेंट्स। अब बेशक ये हमें देखने में क्या लग रहा है, एक प्लूरल सब्जेक्ट लग रहा है, प्लूरल नाउन लग रहा है, लेकिन ये क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है ना, सब्जेक्ट का नाम है, तो क्या करेंगे जी, इसको हम क्या करेंगे, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो इज आ गया। अब जरा लास्ट वाले एग्जांपल पे दोबारा आओ, इकोनॉमिक्स, यहां पर भी इकोनॉमिक्स लिखा है, लेकिन देयर इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स जनरल सेंस में बात नहीं हो रही, ये जो नीचे मैंने ब्लैक में लिखा है, यहां पर इकोनॉमिक्स जो है पुत्र ये वाला, ये इकोनॉमिक्स जो लास्ट पे अभी एग्जांपल लिखी है, यहां पर इकोनॉमिक्स को जनरल सेंस में लिया जा रहा है। समझ आ रही बात। लेकिन यहां पर देयर इकोनॉमिक्स, इस एग्जांपल में देयर इकोनॉमिक्स, यहां पे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक आप कह लीजिए रेफरेंस है, स्पेसिफिक रेफरेंस है भाई, देयर, देयर इकोनॉमिक्स, तो यहां पर भी रेफरेंस आ गए। इधर देखो ऊपर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जब भी स्किल, स्किल के साथ साथ स्किल या और का मतलब उत्तर या होता है, इसे और ना ले लिया करो, रेफरेंस आ जाए, इशारा आ जाए, तो इसको क्या करोगे आप, प्लूरल वर्ब लगाओगे। तो देयर इकोनॉमिक्स टू रन द ऑफिशियल अफेयर्स, अब इसकी जगह क्या आया, अब आर आया। अब अगर मैं इज लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, आर ठीक है। नहीं समझ आ रही सर, फंस गए हम। रिस्पॉन्ड कीजिए बच्चे, कोई सवाल दोबारा अभी भी रह गया तो बात करते हैं। जल्दी बच्चे, हमने कंप्लीट करना है आज अपना राउंड, आप लोगों को असाइनमेंट भी देनी है। इरफान बच्चे थैंक यू, रवीहा, जन्नत, शरोज, आगे, वकास, शाबाश बच्चे आगे, नेक्स्ट। ओके जी, आमना, बिलावल, राजा हारून, राबिया। चलें जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लो जी, इंटरेस्टिंग आ गया काम, गौर से देखिए जरा।
भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एक और नाउन की टाइप है, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है जी, आपके सामने क्या लिखा आ रहा है जी, अ नाउन। भाई वो नाउन डिनोटिंग, डिनोट का मतलब होता है इशारा करना, डिनोट का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, समझ आ रही बात। डिनोट यानी कि रेफर करना, इशारा करना। भाई वो नाउन जो किसी आइडिया की बात करे, किसी क्वालिटी की, या किसी स्टेट, स्टेट से मुराद है हालत, जो किसी स्टेट को शो करे। एग्जांपल्स आपके सामने है जनाब। रादर देन कॉन्क्रीट नाउन, अच्छा कॉन्क्रीट भी होता है जी, अब कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट लिखा है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट नाउन भी एक टाइप ऑफ नाउन है, इसकी उलट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की उलट टाइप है। फॉर एग्जाम्पल जी, आप कह लो बुक है, बुक काउंटेबल नाउन के साथ साथ कॉन्क्रीट भी है ना। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है बच्चे, कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस रखने वाले नाउन। ऑल द नाउन्स जिन पर आपकी पांच सेंसेस अप्लाई हों, हर कॉमन बंदे के पास, हर नॉर्मल बंदे के पास पांच सेंसेस होती हैं, देखना, सूंघना, छूना वगैरह। तो बच्चे पांच की सेंसेस, जो सेंसेस आपकी जिस किसी भी चीज पे, जिस भी नाउन पे ये पांच सेंसेस आपकी अप्लाई हो जाएं, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा कॉन्क्रीट नाउन होता है। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्यारी बात है जी, जरा सुने। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आपकी पांचों की पांचों जो सेंसेस है ना, ये फेल हो जाती हैं, समझ आ रही बात, ये आपकी सेंसेस इस पे अप्लाई नहीं होती। अच्छा जी, एग्जाम्पल है जी ट्रुथ, सच्चाई, इसे ना देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं। डेंजर है, हैप्पीनेस है, ठीक हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आते हैं जी इनके रूल्स की तरफ। बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, यानी कि इसको हम एस और एस के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल विजडम है, तो द विजडम्स ऑफ ओल्ड किंग्स मेड देम विन द वॉर। भाई ओल्ड किंग तो ठीक है, अब विजडम में क्यों, विजडम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ एस और एस नहीं लगाएंगे, जुमला गलत हो गया। द सोल्जर्स शोड मच करेजेस, एक और इंपॉर्टेंट बात होगी बच्चे, देखो मच लिखा है यहाँ पर, मैनी नहीं लिखा। मैनी अगर लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। तो हमेशा, लास्ट भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप ये एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। मच के साथ लिटिल भी आ सकता है, लेकिन फ्यू नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर रूल क्या पढ़ रहे हैं जी हम, प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तो करेजेस गलत हो गया, करेज हो सकता था। आगे चलते हैं जी, आर्टिकल। अच्छा कोई भी आर्टिकल पे, चाहे वो इनडेफिनेट आर्टिकल हो या डेफिनेट आर्टिकल हो, कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, द यहाँ पर भी नहीं आएगा, जुमला ये गलत हो गया। प्लीज हैव पेशेंस, अब पेशेंस क्या है बच्चे, ये नाउन तो है लेकिन कौन सा नाउन है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। प्लीज हैव आ पेशेंस गलत है, प्लीज हैव पेशेंस होता है, ठीक हो गया जी। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई द, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल बच्चे द है, द हम कब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे, जरा ये समझ लें बच्चे। द हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन एवर वी नीड टू यूज और रिफ्लेक्ट एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर रेफरेंस, पर्टिकुलर रेफरेंस हो। एग्जाम्पल आपके सामने जी, द ब्यूटी, अगर मैं आपसे कहूं इसी को, ब्यूटी को मैं एक और जुमला लिखने की कोशिश करता हूं, ब्यूटी इज appreciated by everyone। मैंने आपसे कहा ये जुमला जरा गौर से देखो, भाई ब्यूटी, यहां पर मैंने ब्यूटी इस्तेमाल किया। अब ब्यूटी इज एप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, यहां पर ब्यूटी जब मैं बात, इस जुमले में, ये जो जुमला मैंने अभी लिखा है, इस जुमले में कोई भी पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं है, हमें नहीं पता कि भाई मैं किसकी ब्यूटी की बात कर रहा हूं। यहाँ पे बस मैं क्या कह रहा हूं कि ब्यूटी इज एप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, यानी कि खूबसूरती हर किसी को अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पर हमें बताया नहीं जा रहा भाई किसकी खूबसूरती की बात हो रही है, कटरीना की बात हो रही है, जैकलिन की बात हो रही है, माहिरा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। तो खैर बच्चे यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे ना दी लगाया, ना ए लगाया, ना एन लगाया।
लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई दा कब लगाएंगे, तो दा कब लगाएंगे जब कोई रेफरेंस हो। इधर देखो, द ब्यूटी ऑफ द किंग्स चार्ल्स डॉटर। अब बच्चे बताया जा रहा है कि भाई किसकी ब्यूटी, किंग चार्ल्स की डॉटर की ब्यूटी की बात हो रही है, यानी कि हमारे पास अब पर्टिकुलर रेफरेंस है। तो अब दा आएगा, अब जुमला हमारा ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है जी, भगत सिंह शोड, सॉरी, भगत सिंह इज स्टिल नोन फॉर द करेज ही शोड। बच्चे यहां पर भी करेज, जरा गौर से देखो, करेज, खाली करेज हवा में बात नहीं हो रही, करेज को हवा में नहीं इस्तेमाल किया गया, बल्कि हमारे पास रेफरेंस है। किसका रेफरेंस है जी? भगत सिंह का। समझ आ रही बात? भगत सिंह के करेज की बात हो रही है, इस वजह से सेंटेंस में हमारे पास द एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आएगा। जुमला ये भी ठीक है। जल्दी से बच्चे, स्लाइड में कोई मसला है तो रिस्पॉन्ड करें, मुझे कोई सवाल है तो पूछे। वान्या बच्चे, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जब भी रेफरेंस देना हो, जब भी हमने जोर देना हो, हमने बताना हो कि हम किस एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं लव, लव की एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपसे कहूं जी लव इज प्रेशियस, लव बड़ा कीमती है, तो मैं द लव नहीं कहूंगा, मैं खाली लव इज प्रेशियस कहूंगा। लेकिन मैं कहूं द लव ऑफ मदर, एक माँ का प्यार बड़ा कीमती है, तो अब मैंने लव को क्या कर दिया, एक रेफरेंस दे दिया। समझ आ रही बात? लव को क्या कर दिया, लव को मैंने रेफरेंस दे दिया। तो अब क्या आएगा, अब द लव ऑफ मदर होगा। अब क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई किस लव की बात हो रही है। वाने बच्चे रिस्पॉन्ड करें, क्लियर हुआ आपको ये वाली बात कि नहीं? जी बच्चे, वाने मैंने जवाब दिया है, इसको आप दोबारा मुझे रिस्पॉन्ड करें। चलें जी, आगे चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। कंपाउंड नाउन। अच्छा जी, कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं जी? जैसे कि हमें पता है कि दो चीजों को, जिस तरह केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो इसी तरह बच्चे कंपाउंड यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जरा सामने देखें। अ नाउन दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर नाउन्स, या डिफरेंट वर्ड्स कह लें। मिसाल के तौर पे केक एक नाउन है, शॉप भी एक नाउन है, लेकिन दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, केक शॉप। फ्रेंच फ्राइज, स्कूल टीचर, ये दीज आर नोन एज कंपाउंड नाउन्स। अच्छा जी, पहला रूल क्या है जी, जब भी प्लूरल मेकिंग, यानी कि हमने कंपाउंड नाउन को प्लूरल मेकिंग, यानी कि इनकी इनकी प्लूरल फॉर्म बनानी हो, जब भी इनकी हमने प्लूरल फॉर्म बनानी हो, तो हमेशा क्या होता है बच्चे, सेकंड वर्ड प्लूरलाइज्ड, यानी कि हमेशा सेकंड वर्ड के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। ब्रेन सेल है तो ब्रेन सेल्स हो गया, ये मैं ब्रेन्स नहीं कहूंगा। तो ब्रश है तो ब्रशेज हो गया, वाइट बोर्ड है तो वाइट बोर्ड्स हो गया। ये छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी। नेक्स्ट चलें जी, नाउन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इज नॉट प्लूरलाइज्ड। एक बात समझ लें बच्चे, इंग्लिश ग्रामर में कोई भी वर्ड है ना, किसी भी वर्ड को हम देख के नहीं बता सकते कि भाई ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है। समझ आ रही बात? हमने हमेशा सेंटेंस में देखना होता है, सेंटेंस देखना होता है, सेंटेंस, बार बार कह रहा हूं, सेंटेंस देखना होता है, क्योंकि सेंटेंस सेंटेंस के अंदर मिलता है हमें कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट बताता है कि भाई हमारा जो गिवन वर्ड है वो क्या है। तो इधर देखो, द वर्कर्स डिमांडेड 3 वीक वेकेशन। अब 3 वीक वेकेशन, अब 3 वीक वेकेशन है, अब आप बच्चे गलती क्या करेंगे, बच्चे इसको लिखेंगे जी 3 वीक्स। समझ आ रही बात? अब वीक एक नाउन है ना, वीक एक नाउन है, वेकेशन भी एक नाउन है, वीक के साथ हम वीक्स नहीं लगाएंगे। क्या रूल क्या है जी, जब भी नाउन एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो इसके साथ एस या ई एस हम नहीं लगाते हैं। तो वीक वेकेशन होगा, वीक्स वेकेशन नहीं होगा। ही हैज अ 500 बुक लाइब्रेरी। अभी तो देखें,
अब ये पूरा का पूरा ये लाइब्रेरी हमारा हेड नाउन है। अब ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है, परेशान नहीं होना बच्चे अगर मोटे मोटे लफ्ज मैं क्लास में बोल दूं या मुंह से गलती से निकल जाएं, तो वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि एडजेक्टिव जरूरी नहीं है कि एक वर्ड हो, फ्रेज इवन के क्लॉज भी, पूरा का पूरा क्लॉज भी एक एडजेक्टिव का काम कर सकता है। खैर, यहाँ पर हमारा ये क्या है, 500 बुक, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, रूल हमारा ये है कि जब भी नाउन एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इसके साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो ही हैज 500 बुक होगा, अगर मैं इसको हंड्रेड्स कर दूं, हंड्रेड्स बुक कर दूं तो गलत हो जाएगा, एस नहीं लगाना। समझ आई ये वाली बात? नेक्स्ट चलें बच्चे, आगे देखिए। पोजेसिव केस, बच्चे पोजेसिव केस को बच्चे हम जेनेटिव केस भी कहते हैं, इसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने जरा गौर से देखिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस। अलीज बाइक इज फॉर सेल, द बाइक ऑफ अली इज फॉर सेल, दोनों की एक ही बात है जी, दोनों जुमले एक ही बात बता रहे हैं। द वुमेन्स वेट इज नॉट नॉर्मल, द वेट ऑफ द वुमन इज नॉट नॉर्मल, ये जुमले भी सेम बात बता रहे हैं। ऐसे ही है ना। सवाल ये है बच्चे, सवाल ये है हमारे पास कि भाई अपोस्ट्रोफी एस और ओ एफ, ये दोनों चीजें पोजेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा भी कब अपोस्ट्रोफी एस लगाएं और कब ओ एफ लगाएं? तो बच्चे जनरल सा रूल समझ लें, जब अपोस्ट्रोफी एस हम तब लगाएंगे जब असल में हकीकत में क्या हो, पोजेशन यानी कि मलकियत की बात हो रही हो। ओ एफ हम तब इस्तेमाल करेंगे जब सिर्फ ताल्लुक की बात की जा रही हो, मेयर रिलेशन हो, हकीकी हकीकी मलकियत ना हो, रियल पोजेशन ना हो। समझ आ रही है बात? जब भी रियल पोजेशन ना हो। तो इधर जरा गौर से देखो, तो भाई कैसे डिसाइड करें कि कब अपोस्ट्रोफी एस और ओ एफ आएगा। इधर देखो, तो अलीज बाइक यहाँ पर रियल पोजीशन है, रियल पोजीशन कह रहा हूँ सॉरी, पोजेशन, यहाँ पे रियल पोजेशन की बात हो रही है। तो अब अपोस्ट्रोफी एस यानी कि ऊपर वाला जुमला सूटेबल है, नीचे वाला सूटेबल नहीं है। ऊपर देखो द वुमेन्स वेट, अब वुमन वेट पुत्र यहाँ पर रियल पोजेशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिलेशन है। तो ऊपर वाला सेंटेंस गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, ऊपर वाला जुमला भी, ये जुमला भी ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हमने ब्रिटिश जो एक्सप्रेशन है, जो ब्रिटिश एक्सप्रेशन है उसको फॉलो करना है। तो उसके मुताबिक क्या होगा, ये सेकंड वाला जुमला, ये द वेट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर पोजेशन नहीं है, सिर्फ रिलेशन की बात हो रही है, ताल्लुक बताया जा रहा है, तो हमारे पास वेट ऑफ वुमेन ज्यादा सूटेबल है, ऊपर वाला सूटेबल नहीं है। प्लूरल मेकिंग की तरफ आते हैं जी। उधर सारे प्रेजेंट हो क्लास में, जरा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में ओके रिपोर्ट करो, सो तो नहीं गए सारे? ओके जी ओके। ओके जी, उधर जो बच्चे लेट, ओके जी। उधर बस नहीं ना कर सकते, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बड़ा काम करना है। चले मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने लगा हूँ अपनी, जरा बेल्टे शल्टे कस लो अपनी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं जल्दी से। आज हमने नाउन को कंप्लीट करना है ताकि आपको असाइनमेंट्स दें, फिर नेक्स्ट क्लास में उन असाइनमेंट्स को डिस्कस भी करेंगे। अच्छा जी बच्चे, क्लास टाइमिंग शॉर्ट कर लेंगे, देख लेंगे क्लास में, अभी जब आपको टाइम टेबल मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग टाइम क्लासेस को भी हम कर लेंगे, लेकिन मिनिमम 2 से ढाई घंटे की क्लास मिनिमम होगी, इससे कम नहीं हो सकती। खैर आगे चलते हैं जी, बहुत काम है, बहुत कुछ करना है जिंदगी में, है कि नहीं? चलते हैं जी आगे। अब हम देख रहे हैं पोजेसिव केस, यानी कि पोजेसिव केस नाउन का बनाना हो तो उसमें कौन कौन सी जनरल मिस्टेक्स हैं, रूल्स हैं। भाई तमाम वो नाउन्स, फर्स्ट रूल देखें, नाउन एंडिंग विद आउट एस, तमाम वो नाउन्स जो कि एस पे खत्म हो, सॉरी एस पे खत्म ना हो, उनके साथ हम क्या लगाएंगे, पोजेसिव केस बनाने के लिए उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, द वे, दिस इज द वे टू द मेंस,
अब देखें मेन एस पे खत्म नहीं हो रहा तो अपोस्ट्रोफी एस लगाया, पॉजेसिव केस बन गया। सन्स लगाया, पॉजेसिव केस बन गया। अब अगला रूल ये है भाई, नाउन एंडिंग इन एस, वो नाउन जो खुद एस पे खत्म हो रहे हैं उनके साथ क्या करेंगे बच्चे? उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी, खाली अपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं और अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हैव यू सीन जेम्स कार, खाली अपोस्ट्रोफी भी ठीक है और अपोस्ट्रोफी एस भी ठीक है, दोनों ठीक है। अच्छा जी, प्लूरल नाउन क्या है? प्लूरल नाउन जब आ जाए जो खुद इटसेल्फ प्लूरल हो बच्चे, उसके साथ हमेशा क्या करेंगे? पोजेसिव केस बनाने के लिए हमेशा 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 खाली अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। एग्जांपल, द कंपनीज वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। तो भाई कंपनीज प्लूरल था तो खाली अपोस्ट्रोफी लगाया। इसको अगर मैं कंपनीज कर दूं, कंपनीज अपोस्ट्रोफी भी लगा दूं और एस भी लगा दूं तो जुमला गलत हो जाएगा। पुत्र यही वजह है, यही वजह है जब ऐसे का पेपर जो हमारा ऐसे है 100 में से हम कहते हैं जनाब पूरा का पूरा ऐसे लिख के आए थे, सर हमारे 25 नंबर आए हैं, सर हमारे 20 नंबर आए हैं, ठीक है ना। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 40 मार्क्स है मिनिमम, ठीक है, वो भी लिए नहीं जाते हमसे। यही सारी मिस्टेक्स होती हैं जो इस वक्त हो सकता है आपको बोर भी कर रही हो सकता है आपको बचपना भी लग रहा हो, बड़ी बच्ची बच्चों वाली बातें भी लग रही हो, लेकिन ये वो मिस्टेक्स हैं जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं, लम्हों की खता सदियों ने पाई, है कि नहीं? गलतियां लम्हे करते हैं और जो सजा है वो बेचारी सदियां काटती हैं। खैर आगे चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट जो है बच्चे कॉन्सेप्ट, वो है जी, इधर देखिए, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जब भी आ जाए बच्चे, उसके साथ क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस टू द लास्ट वर्ड लगाएंगे। जब भी कंपाउंड नाउन का जेनेटिव केस या पोजेसिव केस बनाना हो, एग्जांपल है जी, शी डिड नॉट शेयर हर मदर इन लॉज रेसिपी, ठीक है ना। आखिरी लफ्ज के साथ क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। मदर इन लॉ, खाली अपोस्ट्रोफी भी गलत हो गया और अपोस्ट्रोफी एस भी गलत हो गया। कमांडर इन चीफ्स, कमांडर्स नहीं लगा सकते, अपोस्ट्रोफी एट कमांडर के साथ नहीं लगा सकता, चीफ आखिरी लफ्ज के साथ लगाऊंगा जब भी कंपाउंड नाउन हो। अगली एग्जांपल देखो जी, अगला रूल ये है कि मल्टीपल नाउन हो, बहुत सारे नाउन हो, एक से ज्यादा नाउन हो, लेकिन उनका जो पोजेशन हो वो कलेक्टिव पोजेशन को शो करे, तो अपोस्ट्रोफी एस क्या करेंगे जी? लास्ट नाउन के साथ लगाएंगे। भाई रोज, जैक एंड मारिया, इन तीनों की पोजेशन क्या है? स्टोरी, ये तीनों पोजेस कर रहे हैं स्टोरी को। तो क्या हुआ? आखिरी वर्ड के साथ क्या लगाया हमने? आखिरी वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया। लेकिन मल्टीपल नाउन हो लेकिन वो सब इंडिविजुअल पोजेशन को शो करे, उनका पोजेशन इंडिविजुअल हो, तो फिर क्या करेंगे बच्चे? एस अपोस्ट्रोफी एस, हाँ सबके साथ आएगा। अब रूमी एंड लाइका दो अलग अलग नाउन है, लेकिन इसका पोजेसिव क्यों? क्योंकि इनका पोजेशन इंडिविजुअल है, सेपरेट है, तो हमने अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस लगाया। रूमीज एंड लाइकाज कार, यानी कि रूमी की अलग अपनी गाड़ी है और लाइका की अपनी गाड़ी है, वर पेंटेड पिंक एंड ब्लैक, ब्लैक एंड पिंक। अच्छा जी, अगला रूल जो छोटी सी मिस्टेक है बच्चे, नेवर यूज अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस कभी भी नहीं लगाना किसके साथ? पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ। जिस तरह ये योर्स की मिस्टेक बड़ी आप लोग करते हैं, ये वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता, योर्स अपोस्ट्रोफी वाला, ये योर्स होता है विदाउट अपोस्ट्रोफी, ठीक है। इसी तरह इट्स की बड़ी मिस्टेक होती है। इट्स बच्चे, ये वाला जो इट्स है ये है इट इज, ये जो ये जुमले में गलती है ये है इट इज, समझ आ रही बात? हाँ, इसका पोजेसिव खाली इट्स होता है विदाउट अपोस्ट्रोफी, ये मिस्टेक नहीं करनी नेक्स्ट टाइम। चलें जी कलेक्टिव नाउन की तरफ। उधर होश में हो सारे, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो जरा, मुझे पता चले होश में है सारे। पता लगे डिवाइसेस रख के फोन टैबलेट लैपटॉप साथ पे पड़ा और सो रहे हैं। अच्छा, चलें जी, पुत्र परेशान ना हो, जिसको थोड़ी थोड़ी भी समझ आ रही है, जिसको सारी भी समझ आ रही है, हम सब करेंगे। नताशा बच्चे परेशान नहीं होना, अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो हम करेंगे, चीजों को समझेंगे, बार बार समझेंगे। मैं इधर यू, हम इधर है, वैनगार्ड से भी इधर ही है, परेशान नहीं होना। चलें जी, कलेक्टिव नाउन पुत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मिस्टेक भी की जाती है।
अच्छा जी, हेरा बच्चे, पुत्र आपको पता नहीं क्या कहते हैं, आपको लेक्चर लंबा क्यों लग रहा है? बच्चे बहुत सारी चीजें करनी है, ये हम सीएसएस के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स बनाए जाते हैं। तो फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू बी सीएसपी ऑफिसर, तो उसके लिए तो ये तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। अगर इतने में बस हो जाती है तो फिर तो नहीं काम चलेगा ना। खैर, कलेक्टिव नाउन बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जरा जिस चीज को इंपॉर्टेंट कहूं तो मान लिया करें कि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, कलेक्टिव नाउन होता क्या है जी? अ कलेक्टिव नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन यूज्ड टू रेफर टू ग्रुप। बच्चे ये ग्रुप होते हैं किसके? भाई एनिमल का भी हो सकता है, पीपल का भी हो सकता है, किसी थिंग का भी हो सकता है। एग्जाम्पल, फ्लॉक। फ्लॉक कहते हैं बच्चे जानवरों के झुंड को, जानवरों के झुंड को, ग्रुप को। आर्मी क्या है? पीपल यानी कि सोल्जर्स के ग्रुप को। फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स यानी कि चीजों के, जहाजों के ग्रुप को। चले जी, आगे चलते हैं जी। आपके सामने बच्चे मैंने दो पेयर लिखे हैं, दो पेयर ऑफ सेंटेंसेस हैं। एक ये है और दूसरा ये है। मुझे आपने देख के बताना है बच्चे, इन दोनों पेयर्स में कौन सा सेंटेंस ठीक है और कौन सा गलत है। भाई ऊपर लिखा है द क्लास वॉज मेकिंग, क्या ये ठीक है? द क्लास वर मेकिंग नॉइस, क्या ये ठीक है? आवर आर्मी इज ब्रेव होता है या आवर आर्मी आर ब्रेव होता है? तो ये एग्जांपल्स लिखने का मकसद ये है कि भाई इन एग्जांपल्स को पढ़ के हम क्या हो जाते हैं, हम हो गए हैं कंफ्यूज। हम हो गए कंफ्यूज कि सर कौन सा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। शाबाश अब्दुल अजीज, साहिल, वानिया, शाबाश बच्चे, थैंक यू। इधर देखिए जरा, रूल्स पढ़ते हैं जरा, समझते हैं। कलेक्टिव नाउन समझ लिया हमने, अब हम इसका जरा रूल समझने लगे। चौकस हो जाओ जरा। भाई द सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी ऑफ अ कलेक्टिव नाउन इज बेस्ड ऑन इट्स यूज। बार बार मैं कहता हूं बच्चे, हमने किसी भी चीज को रट्टा नहीं लगाना, हमने चीजों के यूज देखने हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है जी? कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे जब भी हमारा कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव सेंस या कलेक्टिव एक्शन को शो करेगा, क्या कह रहा हूं, जुमला रिपीट कर रहा हूं, सुन लो गौर से। जब भी कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव सेंस या कलेक्टिव एक्शन शो करेगा, तो उसको हम क्या मानेंगे? उसे हम सिंगुलर नाउन मानेंगे। और सिंगुलर नाउन मानेंगे तो ये हमें पता है कि सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ये तो हमें पता है बात। अगली बात क्या है, इसका उलट है। जब भी कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड सेंस या डिवाइडेड एक्शन शो करेगा, तो उसे हम क्या मानेंगे? उसे हम प्लूरल नाउन मानेंगे। और प्लूरल नाउन मानेंगे तो फिर प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इतनी सी बात है। एग्जाम्पल देखो जरा। भाई मोब, मोब कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल जो गुस्से में आए हुए लोग होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह भी लिंचिंग के केसेस वगैरह आते हैं, लास्ट टाइम स्वात में आया था, और इसके अलावा लास्ट केस पता नहीं कहाँ पर रिपोर्ट हुआ था ब्लास्फेमी का। बहरहाल, तो जब बहुत सारे लोग गुस्से में हो, गुस्से की हालत में हो, ठीक हो गया, लोगों का ऐसा मजमूआ जो गुस्से की हालत में हो, उसे मोब कहते हैं। कलेक्टिव नाउन है। अब लोग वो 6 लोग भी हो सकते हैं, वो 600 भी हो सकते हैं, 6000 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मोब तो मोब है। अच्छा जी, द मोब, फर्स्ट एग्जांपल जरा देखें। द मोब वाज हेडिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब इसमें मोब के साथ मैंने क्या लगाया? एक सिंगुलर वर्ब लगाया। अगली एग्जांपल जरा गौर से देखें। द मोब, अभी भी मोब ही है, लेकिन अब मैंने क्या लगा दिया? अब वर लगा दिया, अब प्लूरल वर्ब लगा दिया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जरा गौर से देखो बच्चे। यहां पर जो हमारा मोब है, यहाँ पर कलेक्टिव सेंस या एक्शन शो नहीं कर रहा। जरा गौर से देखें, सारे के सारे मोब में, फिर चाहे वो 600 लोग हैं, 6 लोग हैं या 6000 लोग हैं, सारे के सारे लोग मोब में इकट्ठे एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हेडिंग का मतलब होता है की तरफ बढ़ना, फॉरवर्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में सारे के सारे लोग इकट्ठे कलेक्टिव एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जुमला हमारा कलेक्टिव सेंस दे रहा है, ठीक हो गया। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसलिए जब भी हमारा कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव सेंस या एक्शन शो करे, तो ऊपर क्या लिखा है? सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। द मोब वर रनिंग हेयर एंड देयर। अब मोब अगर इधर उधर भाग रहा है, यानी कि भगदड़ मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, तो सब अपनी अपनी डायरेक्शन में भाग रहे हैं। कोई सज्जे जा रहा है, कोई खब्बे जा रहा है,
कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। तो अब कलेक्टिव एक्शन नहीं है। अब जरा गौर से देखें बच्चे, अब क्या है? अब डिवाइडेड एक्शन है या डिवाइडेड सेंस शो कर रहा है जुमला हमारा। अगली एग्जांपल देखें और क्लियर हो जाएगा। द टीम इज प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच और द टीम आर। इस जुमले में पूरी की पूरी टीम मिलकर एक कलेक्टिव एक्शन परफॉर्म कर रही है जो कि प्रैक्टिस है, तो इसलिए हमारा सिंगुलर वर्ब इज आया। अगला जुमला, द टीम आर हैविंग लंच विद देयर पेरेंट्स इन देयर रूम्स। भाई पूरी की पूरी टीम में वो 11 बंदे हैं या वो 12 बंदे हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं? वो सारे अपने अपने कमरे में अपने अपने माँ बाप के साथ अलग-अलग खाना खा रहे हैं। तो बच्चे अब डिवाइडेड एक्शन है, डिवाइडेड सेंस है। तो डिवाइडेड सेंस है तो बच्चे प्लूरल वर्ब आएगा टीम के साथ, आर आ गया। समझ आ गई बात? अगली अगला जुमला, द जूरी। जूरी किसे कहते हैं? बच्चे आप लोगों ने रुस्तम फिल्म देखी है? अक्षय कुमार की रुस्तम फिल्म में जूरी थी। जूरी क्या होती है? अब तो बच्चे खैर ओल्ड 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 कोर्ट सिस्टम होता था ना, अब तो खैर एक जज होता है ना, जज फैसला सुनाता है। जो पुराने वक्तों के या अभी भी बहुत सारे मुल्कों में जिनका जुडिशियल सिस्टम पाकिस्तान से डिफरेंट है, वहां पर एक कोर्ट में एक जज नहीं होता, वहां पर जूरी होती है। वहां पर क्या होती है जी? वहां पर पूरी की पूरी जूरी होती है। शाबाश, वानिया बच्चे शाबाश। तो जूरी जो है वो डिसाइड फैसला सुनाती है। तो खैर जुमला हमारा ये है, द जूरी हैज पास्ड द बिल। तो यहाँ पर जूरी हैज पास द बिल, जूरी में 6 जज थे या 8 जज थे, जितने भी जज थे उन सब ने क्या किया? सबने कलेक्टिव एक्शन परफॉर्म किया, एक ही काम किया और बिल पास कर दिया। तो अब एक ही काम किया तो ऊपर क्या लिखा था? मैंने जरा गौर से देखो, ऊपर लिखा था जब भी कलेक्टिव नाउन, क्या लिखा? जब भी कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव एक्शन शो करे तो सिंगुलर नाउन के तौर पे मानेंगे। सिंगुलर सिंगुलर नाउन बन जाता है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो इधर क्या हुआ? जूरी के साथ हैज आ गया। लेकिन आगे देखो, द जूरी हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस केस। अब जूरी वही जूरी है, वही 6 बंदे हैं, लेकिन दो कह रहे हैं कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए था, दो कह रहे हैं जी नहीं वैसा नहीं होना चाहिए था, दो कह रहे हैं जी उनकी कोई तीसरी अपनी राय है, अपना ओपिनियन है। अब जूरी जो है आपस में बटी हुई है, अब कलेक्टिव सेंस शो नहीं कर रही, अब कलेक्टिव सेंस शो नहीं कर रही, कलेक्टिव एक्शन शो नहीं कर रही। तो अब क्या आएगा पुत्र? प्लूरल वर्ब आएगा। तो अब जूरी के साथ इस वजह से हमने क्या लगा दिया? हैव लगा दिया। यही केस, ये एक और एग्जांपल जरा गौर से देखो, ये कलेक्टिव नाउन की तो नहीं है, लेकिन ये आप कह लो जो कॉन्सेप्ट है ये कलेक्टिव नाउन से मिलता जुलता है। जरा गौर से देखो, 20 रुपीज इज द प्राइस ऑफ दिस पेन और 20 रुपीज आर स्कैटर्ड। पुत्र यहाँ पर कलेक्टिव सेंस है ना? जरा गौर से देखो, कलेक्टिव सेंस है क्योंकि प्राइस तो एक ही होती है। तो इज आया 20 रुपीज के साथ, लेकिन 20 रुपीज आर स्कैटर्ड, अब बिखरे हुए हैं जी। तो अब 20 रुपीज क्या हो गया? 20 कर लो या 20 100 कर लो, कुछ भी कह लो, तो आर स्कैटर्ड। अब डिवाइडेड सेंस है, डिवाइडेड सेंस है जुमले में, तो अब क्या आ गया? आर आ गया। पुत्र ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इस पर बड़ा टाइम भी लगाया है। जल्दी से जरा मुझे चैट में रिस्पॉन्ड करें, कोई सवाल है तो। जी बच्चे सवाल कीजिए, जल्दी से कीजिएगा, कोई इशू है तो। ओके वानिया बच्चे थैंक यू। आगे सारे बच्चे सारे रिस्पॉन्ड किया करें, शाबाश, जल्दी जल्दी, सब सब मुझे नजर आना चाहिए चैट में। ओके समरीन बच्चे, नताशा, ओके जी, ओके जी, साद, आमना, इब्राहिम, मारिया, ओके जी। मेरा बच्चे परेशान नहीं होना, आपने टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा बच्चे, गिंजा बच्चे आपका सवाल है कि द जूरी वर अपोज, तो बच्चे उसको भी आप ठीक कर ले। जो कॉन्सेप्ट अब आपको बताया जा रहा है ये एज इट इज ही है, ये फाइनल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। ठीक है, आपको सिंपल सा मैंने रूल बता दिया और बड़ा डिटेल्ड समझा दिया कि जब भी कलेक्टिव नाउन हो, हमने यही तो बात है ग्रामर की,
हमने ग्रामर में रट्टा तो लगाने नहीं है पुत्र, जबान है, लैंग्वेज है पुत्र, लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को रट्टा तो नहीं ना लगा सकते हम। लैंग्वेज को नहीं रट्टा लगा सकते, हमने कॉन्सेप्ट समझना है। लैंग्वेज पुत्र बड़ा ऐसा कलीदी किरदार, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जबान का बड़ा ताल्लुक होता है इंसान की पर्सनैलिटी के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ, फॉर एग्जाम्पल अब जिस तरह वेटनरी डॉक्टर है, अगर मैं आपसे कहूँ जनाब आई, मुंह टेढ़ा सा करके मैं इंग्लिश में बोलूँ जनाब आई एम अ वेटनरी वेटनरी डॉक्टर, है जी, मुंह टेढ़ा करके जरा मैं गोरों की तरह या इंग्लिश एक्सेंट या जो नेटिव एक्सेंट को कॉपी करने की कोशिश करूं, आई एम अ नेटिव सॉरी आई एम अ वेटनरी डॉक्टर, ठीक है, मेरा ख्याल है इट कैन बी साउंड गुड। बट इफ आई से कि जनाब मैं डंगर डॉक्टर हूँ, अब असल में तो वेटनरी डॉक्टर को डंगर डॉक्टर ही कहते हैं ना, लेकिन डंगर डॉक्टर को सुनने में बोलने में बुरा लगता है कि नहीं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल फिजियोलॉजिस्ट है या फिजियोथेरेपिस्ट है, तो वो बड़ा प्यारा लगता है सुनने में, लेकिन उसी उसी को हम मालशिया कहें तो वो बुरा लगेगा। ठीक है ना, हो सकता है कोई डॉक्टर भी हमारे पास इस वक्त क्लास में बैठा हो। तो मेरा एक कजन है वो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो मैं तो उसे मालशिया कहता हूँ, तो वो उसे बड़ा बुरा लगता है। कहने का मकसद है, चलें जी आगे चलें जी, हम नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा जी, ये आखिरी बात सुन लें कलेक्टिव नाउन के बारे में बच्चे। पीछे तो मैंने आपको ये रूल बताया, पीछे रूल आपको मैंने ये बताया कि हमने सेंस को देखना है। कलेक्टिव नाउन जब भी आ जाए तो हमने सेंस देखनी है, कलेक्टिव सेंस है या जो आप कह लो सिंगुलर एक्शन है या सिंगुलर सेंस है। सवाल ये है कि भाई व्हेन देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ कलेक्टिव और डिवाइडेड सेंस, जब कलेक्टिव या डिवाइडेड सेंस यानी कि कोई भी रेफरेंस ना हो, कोई भी इशारा ना दिया जा रहा हो, तो उस केस में बच्चे हमेशा कलेक्टिव नाउन हमेशा 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 आपका क्या होगा, हमेशा सिंगुलर कंसीडर होगा। ये बात याद रखनी है। समझ आ गई बात। किधर गई ये बच्ची, कोई सवाल भी अभी कर रही थी मेरे से, किंजा किंजा बच्चे क्लियर हो गया, जरा गौर से समझ ले बात। कलेक्टिव नाउन जब भी कोई इशारा ना हो, जब भी कोई रेफरेंस ना हो कि भाई कलेक्टिव सेंस में बात हो रही है या डिवाइडेड सेंस में, तब हमेशा कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। एग्जांपल देखो, द क्लास इज मेकिंग नॉइस, समझ आ गई बात। तो अब इज इट आएगा, अब आर नहीं आ सकता। आवर आर्मी इज ब्रेव, ठीक हो गया, आवर आर्मी इज ब्रेव, कोई भी इंडिकेशन नहीं है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट जुमले का नहीं है, तो अब आर्मी क्या होगा हमारा, सिंगुलर नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा और सिंगुलर वर्ब आएगा, तो इज हमारा ठीक है, आर गलत हो जाएगा। समझ आ गई ये बात सबको पुत्र, जल्दी से ओके रिपोर्ट करें, आगे चले फिर जल्दी से, जल्दी से ये वाली बात सबको समझ आ गई तो ओके रिपोर्ट करें, चलना आगे। चले जी, ओके जी। नेक्स्ट हमारा जी नॉमिनल्स, ये बड़ा प्यारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जी नॉमिनल्स होते क्या है। भाई नॉमिनल्स क्या होते हैं, ये आपके सामने चार्ट भी लिखा हुआ है। भाई जब भी आप एडजेक्टिव के साथ, जब भी एडजेक्टिव के साथ दा लगा दें तो वो आपका क्या बन जाता है, नॉमिनल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिच क्या है, रिच क्या है, रिच एक एडजेक्टिव है ना, रिच पीपल, रिच बॉय, रिच गर्ल, ठीक हो गया। लेकिन एडजेक्टिव के साथ हमने क्या लगाया, दा लगा दिया, एक डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया, तो ये हमारा नॉमिनल बन गया। अच्छा जी, नॉमिनल करते क्या है जरा ये देखें। भाई नॉमिनल रेफर्स टू द होल ग्रुप और कैटेगरी, ये पूरे के पूरे ग्रुप, पूरे के पूरे तबके, पूरे के पूरे कैटेगरी को रेफर करता है, शो करता है। अगर मैं आपसे कहूं द रिच, तो जब मैंने द रिच कहा, मेरा मतलब है ऑल द रिच पीपल इन द वर्ल्ड, यानी कि रिच सारे के सारे दुनिया के अमीर लोग, पूरे का पूरा ग्रुप, पूरी की पूरी क्लास, पूरे का पूरा तबका। समझ आ गई बात। तो भाई अब नॉमिनल्स के रूल क्या है, जरा इधर देखो बच्चे, बच्चे डोंट यूज एस, यानी कि नॉमिनल्स की कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ठीक हो गया। द ब्रेव्स नहीं होता, यहाँ पे एस लगा दिया तो जुमला क्या हो गया, गलत हो गया। समझ आ रही बात। ऑलवेज यूज, इसी तरह द इंजर्ड्स, एस लगा दिया प्लूरल फॉर्म तो गलत हो गया। ब्रेव आना चाहिए था इधर, इधर इंजर्ड आना चाहिए था। एस या ई एस हम नहीं लगाते हैं। अगला रूल क्या है जी नॉमिनल का, ऑलवेज यूज
ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब विद नॉमिनल्स। नॉमिनल के बाद बच्चे हमेशा क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। इधर देखो, द रिच आर गेटिंग रिचर, यानी कि अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। द रिच के साथ मैं इज नहीं लगाऊंगा, इज लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा। द कॉशियस आर, कॉशियस कहते हैं मोहतात लोगों को, तो द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कावर्ड। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो बंदा मोहतात रहे वो हमेशा बुजदिल ही होता है। तो द कॉशियस, बहरहाल यहाँ पे हमारा नॉमिनल है, तो अब क्या आएगा, आर आएगा। इधर भी हम इज लगाऊंगा या मैं वॉज वर लगाऊंगा, सॉरी वॉज लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा। द पुअर हैव टू फेस द म्यूजिक फर्स्ट। बच्चे हैव फेस द म्यूजिक, ये बच्चे एक ईडियम है, ये बच्चे एक ईडियम है। इसका मतलब होता है टू फेस, टू फेस प्रॉब्लम, यानी कि बुरी सिचुएशन को या बुरे हालात को का सामना करना। तो बहरहाल द पुअर था, एक नॉमिनल है, पूरे के पूरे ग्रुप की, पूरे के पूरे तबके की बात हो रही है, तो हैव आएगा। यहाँ पे अगर हैज लगाता तो गलत हो जाता हो जाता। बताएं बच्चे, इसमें कोई मसला तो नहीं है इस स्लाइड में? चलें आगे। तो पिछली स्लाइड में कोई मसला है तो बताएं जल्दी से। ओके जी, ओके जी। नताशा बच्चे, अपना क्वेश्चन आप दोबारा लिखिए, मुझे समझ में नहीं आया पॉजेसिव और रियल वाली क्या। अच्छा समीरा बच्चे, मैं रिपीट कर देता हूँ, अच्छा इधर देखो, जरा गौर से देख लो जल्दी से। तो नॉमिनल्स क्या थे? नॉमिनल हमने आज एक नया लफ्ज देखा, नॉमिनल। मैंने कहा जब भी द के साथ हम कोई भी एडजेक्टिव लगाएं, कोई भी एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, तो वो क्या क्या करता है, वो पूरे के पूरे ग्रुप को, अगर मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल आई मेट अ रिच गर्ल। बच्चे इस एग्जाम्पल में इधर देखो, आई मेट अ रिच गर्ल, यहाँ पर रिच क्या है, यहाँ पर रिच नॉमिनल नहीं है, यहाँ पर रिच सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ। हम ये बात कर रहे हैं कि जब भी एडजेक्टिव हम दा के साथ इस्तेमाल करें, यानी कि दा रिच, इधर देखो दा रिच, तो नॉमिनल्स एक पूरे ग्रुप को, एक पूरे ग्रुप को, एक पूरी कैटेगरी को, एक पूरे तबके को शो करता है। ठीक हो गया? तो जब मैंने कहा द रिच, एग्जाम्पल इधर देखो ब्लू चार्ट में, द रिच, तो द रिच से मुराद कोई एक रिच बंदा नहीं है। द रिच से मुराद है ऑल द रिच पीपल इन द वर्ल्ड, सारे के सारे दुनिया में अमीर जो लोग हैं उनकी बात हो रही है, यानी कि पूरे तबके की बात हो रही है। तो ये था नॉमिनल्स था, और इसके कुछ दो असूल बताए अभी तक मैंने आपको, कि पहला रूल क्या है कि बच्चे इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, यानी कि ये द ब्रेव्स नहीं होता, द ब्रेव करेक्ट वर्ड हमारा क्या होगा, करेक्ट नॉमिनल द ब्रेव होगा। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि द रिचेज, द रिचेज गलत हो जाएगा। सही वर्ड क्या होता है, सही नॉमिनल क्या होता है, द रिच। समझ आ रही बात? ये कहा है मैंने आपको। पहला रूल क्या है कि भाई नॉमिनल के साथ हम एस ई आई एस नहीं लगाते, यानी कि इसकी प्लूरल फॉर्म होती ही नहीं है। एग्जाम्पल्स में देखें, मैंने द ब्रेव की जगह द ब्रेव्स लिख दिया, प्लूरल फॉर्म बना दी, तो जुमला क्या हो गया हमारा, गलत। द इंजर्ड्स, इंजर्ड कहते हैं जख्मी बंदे को, तो जब इंजर्ड्स कह दिया, तो जब इंजर्ड्स कह दिया तो जुमला हमारा फिर गलत हो गया। अगला रूल था हमारा बच्चे, इसके साथ नॉमिनल के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ब नहीं लगाते। मिसाल के तौर पे द रिच आर गेटिंग रिचर, ठीक है, इज लगाया तो गलत हो जाएगा। द कॉशियस आर आएगा, इज नहीं आ सकता। द कॉशियस वर आएगा, वॉज नहीं आ सकता। द कॉशियस हैव आ सकता है, द कॉशियस हैज नहीं आ सकता, यानी कि सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकते। ये समझाया आपको। इसमें तो कोई मेरा नहीं ख्याल कोई इशू होना चाहिए पुत्र, आसान सी बात है। चलें जी आगे। बाने बच्चे, आप मुझसे पूछ रही हैं कि रिच और पुअर नाउन क्यों नहीं हो सकते। बड़ा
पुत्र नाउन क्यों, नाउन होता क्या है, नाउन होता क्या है? बड़ा प्यारा सवाल आपने पूछा, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। आपने ये, आप ये कह रही हैं कि जी रिच और पुअर एडजेक्ट, सवाल आपका जरा दोबारा मैं देख लूं, मुझे सवाल बड़ा आपने कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल पूछा है आपने। सर वाई रिच एंड पुअर आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उत्तर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पता होगा तो आप ये सवाल ही ना करें, सवाल ही नहीं करती। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अभी तो बताया था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चे तमाम वो नाउन्स जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। मैंने कहा था जिन पे आपकी पांच सेंसेस अप्लाई नहीं होती। पांच सेंसेस से मुराद क्या था मेरा भाई, देखना, सूंघना, चखना, टच करना वगैरह। अगर मैं आपसे कहूं मिसाल के तौर पे पेन की बात कर लें, मेरे हाथ में पेन है, तो बच्चे पेन को तो आप देख सकते हो ना, तो ये क्या है, ये कॉन्क्रीट नाउन है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई इधर मैं बैठा हूं लेकिन इस वक्त मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, तो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन अगर मैं कहूं, तो क्या कंफ्यूजन को आप देख सकती हो, नहीं देख सकती। कंफ्यूजन को सुन सकती हो, नहीं सुन सकती। ना सुन सकती हो, देख सकती हो, ना पकड़ सकती हो, ना टच कर सकती हो। यानी कि जो हमारी पांच सेंसेस हैं, पांच एबिलिटीज हैं, इसके आगे फेल है। तो बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और चीज है। रिच और जो पुअर है ये तो एडजेक्टिव्स है ना। एडजेक्टिव्स क्या थे, तमाम वो अल्फाज जो नाउन के लिए इस्तेमाल हो, नाउन के बारे में कुछ बताएं। खैर आगे चलते हैं। जी बच्चे शाबाश, म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके जी। उत्तर लास्ट पे हमारा लेक्चर बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउन और वर्ब का जरा कंपैरिजन देख लें। बच्चे नाउन हमेशा ना, इधर जरा गौर से देखिए, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का ना अपना एक स्पेसिफिक काम है पूरी की पूरी ग्रामर में। नाउन के बच्चे दो काम है पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर में, या तो ये सब्जेक्ट की जगह पर आता है या ये नाउन की जगह पर आता है। सब्जेक्ट, अव्वल तो सब्जेक्ट सिर्फ काम करने वाले को नहीं कहते। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तब डिटेल में हम सब्जेक्ट को भी देखेंगे, सब्जेक्ट की टाइप्स को भी पढ़ेंगे, तब डिटेल में हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि भाई नाउन जो है या तो ये सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है और या फिर ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है। कहने का मकसद आसान अल्फाज में, नाउन जुमले में या तो ये काम कर रहा होता है या इस पर काम हो रहा होता है। नहीं समझ आई? एग्जांपल्स देखो जरा। आई, एग्जांपल अगर मैं आपसे देखूं, चलें जी एक एग्जांपल लेते हैं। दो एग्जांपल्स हैं जी। अली इज, मिसाल के तौर पे स्लीपिंग जी, या अली इज, आप मैं कह लूं अली क्या कर रहा है जी, अली इज रनिंग कर लो। अली इज, अली इज रनिंग। ओहो, लो जी अली इज रनिंग, एक एग्जांपल हमारे पास ये है। फिर मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं कि आई सॉ अली। ये दो एग्जांपल्स हैं। अब दोनों जुमलों में नाउन कहां पर है जरा गौर से देखो। एक ये रहा नाउन, अली एक नाउन है ना, शाबाश। यहां पर भी अली क्या है, एक नाउन है। तो मैंने ऊपर अभी क्या कहा आपको कि बच्चे नाउन पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर में दो काम है नाउन के मेन, या तो ये सब्जेक्ट की जगह पर आता है या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। या तो ये काम कर रहा होता है या इस पर काम हो रहा होता है। यानी कि देखो ऊपर वाले जुमले में अली इज रनिंग, काम कौन कर रहा है, अली सब्जेक्ट है, अली भाग रहा है ना। सेकंड सेंटेंस में बच्चे अली सब्जेक्ट नहीं, वही अली उठ के क्या हो गया, अब अली ऑब्जेक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि अली ने काम थोड़ी किया है, देखा तो मैंने है। कहने का मकसद है बच्चे हर पार्ट ऑफ स्पीच का एक अपना स्पेसिफिक काम है, एक अपनी ड्यूटी है। हमने नाउन को नाउन के तौर पे इस्तेमाल करना है, वर्ब को वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना है। इनको हम आपस में मिक्स नहीं कर सकते। ये कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो जनरली मिसअंडरस्टूड हैं, जिनकी गलतियां हम ज्यादा करते हैं। एग्जाम्पल है जी साहब, इनको अब डिटेल में हम सबको जरा गौर से भी पढ़ते हैं और देखते हैं इनमें क्या फर्क है। अच्छा जी, सबसे पहले जी मीन, ये थोड़ी थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करूंगा बच्चे।
मीन, बच्चे मीन एक वर्ब है। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है किसी भी चीज का मीनिंग पूछना, मतलब पूछना। तो भाई देखो, व्हाट डू यू मीन, समझ आई बात? ये मीन आया। मीन्स, एस वाला जो मीन्स है, एस वाला मीन्स ये नाउन है। इसका मतलब होता है वे और सोर्स। दिस बाइक इज माई मीन्स ऑफ। अब यहां पर मीन्स लिखूंगा, अगर मैंने यहां पर अब मीन लिख दिया तो जुमला गलत हो जाएगा। रिमेन, ये बच्चे वर्ब है। रिमेन का मतलब होता है बाकी रहना। मेजर क्वेश्चंस रिमेन टू बी आंसर। ये जो रिमेन्स, एस वाला रिमेन्स है, ये बच्चे नाउन है। इसका मतलब होता है बकाया जात। आप फॉसिल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात? शी फेड द रिमेन्स ऑफ, अब रिमेन्स एस के साथ इस्तेमाल किया मैंने, समझ आई बात? इसको नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया, इसे मैं रिमेन लिखता यहाँ पर तो क्या होता, जुमला हमारा गलत हो जाता। इसी तरह समन है बच्चे, समन विदाउट एस वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को हुक्म देके बुलाना। द कोर्ट कैन समन। अब समन है, यहाँ पे समन्स नहीं लिख सकता, समन्स लिखूंगा जुमला गलत हो जाएगा। समन्स एस वाला जो है बच्चे, ये नाउन है। इसका मतलब होता है सिर्फ ऑर्डर। इधर देखो, एक होता है हुक्म और एक होता है हुक्म देना, दोनों में फर्क है। बच्चे खाली हुक्म मैं कहूं तो खाली हुक्म क्या होगा, नाउन। हुक्म देना वर्ब है ना। फर्क है कि नहीं है? समझ आई बात? मैंने आपसे पहले भी कहा था, ज्यादातर तमाम वो अल्फाज जो ना पर खत्म होते हैं, वो ज्यादातर क्या होंगे, वो ज्यादातर वर्ब होंगे। तो खैर, आगे चलते हैं जी। अफेक्ट, ए वाला जो इफेक्ट है बच्चे, ये वर्ब है। ई वाला जो इफेक्ट है, ये नाउन होता है। इसका मतलब होता है असर, और इसका मतलब होता है असर करना। ए वाले का मतलब है अफेक्ट, असर करना। और ई वाले इफेक्ट का मतलब होता है सिंपल असर। समझ आई बात? एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रीड करे जाए इसको साथ साथ। इसी तरह बच्चे, एस वाला जो एडवाइस है, ये एस वाला ये वर्ब है। इसका मतलब होता है नसीहत करना। और सी वाला जो एडवाइस है बच्चे, ये नाउन है। एग्जाम्पल्स भी साथ साथ करी जाए, स्क्रीनशॉट ले ले अगर आपने लेना तो। ये HALVE हाव, ये बच्चे वर्ब है। और HALF, एफ वाला ये बच्चे नाउन है। इसका मतलब होता है 50%। और हाव, वी वाला जो हाव है, इसका मतलब होता है आधा कर देना, दरम्यान में से काट देना। BATHE, ई वाला जो है बच्चे वर्ब है। इसका मतलब होता है नहाना या बाथ लेना। चिल्ड्रन लाइक टू बाथ, ई वाला बात है। लाइक टू अगर मैं खाली BAT बात कर दूं तो जुमला गलत हो जाएगा। TAH बाथ, ही इज टेकिंग अ बाथ। अब यहां पर अगर मैं EHE लिख दूं तो जुमला गलत हो जाएगा। ये फर्क है बच्चे, ये आप लोगों ने याद रखने हैं जुमले, जुमले नहीं, ये लफ्ज याद रखने हैं। ब्रेथ, इधर देखो बच्चे, इनकी प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क है। ये जो BREATHE है ना, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बच्चे ब्रीद है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ब्रीद है। ठीक हो गया, सांस लेना। जो ये वाला है विदाउट ई, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ब्रेथ है। ब्रीथ सांस लेना, ब्रेथ खाली सांस, नाउन के तौर पे। अच्छा जी, आखिरी देख लें जी लफ्ज, एनवेलप है जी। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है ढांप देना। तो शी एनवेलप्ड द बेबी, ये वर्ब है। और ई वाला जो, ये देखो ई वाला जो एनवेलप है, ये क्या है? ये बच्चे लिफाफा होता है जो शादियों में हम बहुत सारे लोग खाली लिफाफा नहीं दिया तो सलामी के तौर पे, सलामी के तौर पे शादी में जाते हैं या फिर वहां जाते हैं तो बस एवं ही खाली लिफाफा ही दे आते हैं। आप में से कोई देखा है खाली लिफाफा या खाली एनवेलप? तो शी रोट द एड्रेस ऑन द एनवेलप। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एनवेलप, ई वाला एनवेलप इस्तेमाल हुआ है, विदाउट ई वाला नहीं हुआ। तो बच्चे दीज आर द डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। तो इट इज ऑल अबाउट आर नाउन। तो बच्चे नाउन हमारा कंप्लीट हो गया है, मैनेजमेंट आपको अब असाइनमेंट दे देगी। नाउन हमारा कंप्लीट हो गया है, मैनेजमेंट आपको असाइनमेंट दे देगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम उससे क्या करेंगे, असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन वगैरह आप लोगों के हैं तो काइंडली आप पूछें। लेक्चर हमारा बच्चे कंप्लीट हो गया। तानिया बच्चे समझ नहीं आई मुझे, दोबारा सवाल पूछे, दोबारा लिखें।
ना का मैंने बच्चे थोड़ी सी ये बात, छोटी सी ये बात बताई कि तमाम वो अल्फाज उर्दू में जो ना पर खत्म हो, जो ना पर खत्म हो, वो ज्यादातर वर्ब होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल खेलना, भागना, सोना, जागना, दीज आर ऑल वर्ब्स। बच्चे बात ये सामने आपके लिखा हुआ है, ई वाला जो बात है उसका मतलब होता है नहाना, ये वर्ब है। और खाली BATH बात है, ये है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका बात, वर्ब और नाउन। वर्ब बच्चे एक्शन होता है, नाउन एक्शन नहीं होता। ओके जी, वकास अहमद साहब जी, बच्चे जिन्होंने कोई सवाल नहीं है, जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है, वो लीव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा रिपीट कर दूं बच्चे, असाइनमेंट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगी जो अटेंडेंस लगवाएंगे, मैनेजमेंट से राब्ता करें, वही आपको अटेंडेंस देंगे, वही आपको टाइम टेबल बताएंगे, वही आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास कब है, सब चीजें वही बताएंगे। हमारा ये जो कोर्स होगा, जो बैच होगा, ये हमारा बच्चे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ पे जाएगा, और ये जीरो से एडवांस लेवल तक चीजें हम सीखेंगे। तो इनशाला ये आपको CSS में, PMS में और बाकी कंपैरेटिव एग्जाम्स में बहुत क्लियर और इंपॉर्टेंट मदद देगा। जी बच्चे, जिन्होंने सवाल कुछ पूछने वो सवाल पूछें, वरना आप जा सकते हैं। सर जो नाउन वर्सेस वर्ब के डिफरेंस वर्ड्स वाले में फर्स्ट वाला शो करो। अच्छा, ये आपके सामने ये फर्स्ट स्लाइड आ गई। तानिया बच्चे देख लें आप। बच्चे नहीं, ये रेनन मार्टिन से तो नहीं मैं करवा रहा। रेनन मार्टिन की बहुत बड़ी किताब है। आप रेनन, वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, रेनन मार्टिन एक अच्छी किताब है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। रेनन मार्टी है, रेनन मार्टिन एक अच्छी राइटर, अच्छे ऑथर्स हैं, इंटरनेशनल ऑथर्स हैं। इसके अलावा रेमंड मर्फी एक बड़ा अच्छा ऑथर है, एक बड़ा अच्छा ऑथर है। रेमंड मर्फी की किताब भी अच्छी है। फिर बच्चे आपने परेशान नहीं होना, आप एनरोलमेंट करवाएं अपनी। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं बैच में, अपनी इनरोलमेंट करवाएं, आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा, सब चीजें मिल जाएगी। हम जीरो से दोबारा चीजों को दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, ताने बच्चे, समन वर्सेस समन, जरा इधर देखो, स्लाइड आपके सामने है। समन, SUMMON, यानी कि विदाउट एस, एस के बगैर वाला जो समन है, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है हुक्म देना, हुक्म दे के बुलाना। ठीक है ना, हुक्म दे के बुलाना। हुक्म दे के बुलाने से मुराद ये क्या है कि जिस भी बंदे के पास अथॉरिटी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल जज हमेशा समन करता है, जज रिक्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि जज के पास अथॉरिटी है। जज समन्स द गिल्टी। तो वो बंदा, वो पर्सनैलिटी जिसके पास ऑर्डर हो हुक्म दे के बुलाना, तो बुलाने का, तो वो उसके लिए समन इस्तेमाल होता है। समझ आई बात? और जो एस वाला समन्स है, ये नाउन है। यही तो बता रहा हूं मैं आपको, नाउन और वर्ब में डिफरेंस। पेरो वर्ड्स टाइप जो हम बचपन में पढ़ते आए हैं सारी जिंदगी, वही चीजें हैं ये। ओके जी बच्चे, जो क्लास लीव करके जाना चाहते हैं वो क्लास में जा लीव करके जा सकते हैं। जिनका कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ लीजिए। ओके बच्चे, थैंक यू। तानिया बच्चे, थैंक यू। रवीहा बच्चे, थैंक यू जी। ओके शरोज बेटा, थैंक यू, शाबाश। आमना, शाबाश, थैंक यू बच्चे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी, सैयद बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अबरार बच्चे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कामरान, थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज। जी बच्चे, जिन्होंने जिनका कोई सवाल है, कोई परेशानी, तो पूछ लें, वरना आप जा सकते हैं। ओके जी, नताशा बच्चे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी बच्चे, कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना आप लोग क्लास मीटिंग एंड करके जा सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच बच्चे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा सब। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।